दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के मैथ्स कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन कर रहे हैं परसेंटेज का आखिरी प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। ये जो प्रैक्टिस है वो कौन से एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल है और कौन से एस्पिरेंट इससे बेनिफिट उठा सकते हैं वो देखो। पहली बात 100% जो भी एस्पिरेंट एसएससी का उसके लिए बेस्ट कंटेंट है। रिपीटर्स के लिए ये बहुत तगड़ा निचोड़ है क्योंकि रिपीटर्स जहाँ पे अटकते हैं वो सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। जहाँ पे टाइम टेकिंग है वो सारे सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं और साथ में जो प्रेशर्स हैं जिन्होंने जस्ट कोचिंग की और अपनी प्रैक्टिस करे उनके लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है। क्योंकि जैसे कि मैं मेरी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने किसी टीचर से कोई मेथड सीखा, मेरे साथ में जो ग्रुप में थे उन्होंने अलग अलग जगह से कोचिंग कर रखी थी, तो जिस सवाल में बेस्ट अप्रोच थी वो हमने मिलकर सीखी थी। तो आपको जो मैं एग्ज़ाम अप्रोच बता रहा हूँ आप ये समझो कि सारे टीचर्स का निचोड़ है। तो आपको जो एग्ज़ाम अप्रोच मिल रही है वो बेस्ट एग्ज़ाम अप्रोच मिलेगी। तो आप बिंदास होके कंप्लीट क्लास देखो। और क्लास का नेचर क्या रहेगा, शुरू में 10 से 15 मिनट थोड़ा सा अपन स्लो चलते हैं, थोड़े इजी क्वेश्चंस रखते हैं ताकि क्लास का फ्लो बने। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल अप होता जाएगा। तो आप ये मत सोचा करो कि 15 मिनट में सर ने हलवे सवाल करा दिए तो आगे भी हलवे होंगे। नहीं भाई, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो सीखने की। आगे की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। आप अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर करो। और एक बात मैं बताऊं, क्लास कंप्लीट देखा करो, आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू है 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी एसएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाएं, चाहे एमटीएस, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, चाहे दिल्ली पुलिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल में अच्छे सवाल आते हैं, एमटीएस में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। तो मैं हर एग्जाम से अच्छे अच्छे सवाल पिक करके लाया हूँ और कुछ सवाल में टेक्स्ट बुक ऑली बोर्ड के भी मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जब भी आप एग्जाम या फिर मॉक लिखो। तो अपन शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप अपना पूरा फोकस स्क्रीन पे लाओ। अपन 3 सवाल थोड़े इजी हैं तो रिपीटर्स क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, टाइम स्पेंड का यूज़ करके वो जहाँ से उनको करनी है वहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं क्लास को। तो पहला सवाल देखो, ए और बी के वेतनों का योग इतना है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो ए कितना बचाता है? 95 खर्च कर दिया तो 5% ए बचाता है। बी कितना बचा रहा है? अगर 80 खर्च कर दिया बी ने तो बी बचाएगा 20%। टोटल 100 ही तो होता है, तो 20% कौन बचाएगा? बी बचाएगा। ये बोल रहा है कि ए की बचत बी की बचत के बराबर है। तो बचत, ये भी बचत है ये भी बचत है, बराबर कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 5 से 4 बार कट गया। ठीक है, तो ए बटा बी कितना आ गया? 4/1। तो अपने को पता है कि 4 1 5, तो ये दोनों मिला के 5 हो रही है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी है? इतनी दी है। दिए कि नहीं? दिए। तो अपने को पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन क्या होगा? 4। तो अपने को ये वैल्यू दी है गुणा 1000। ये अपने को 5 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू पूछी, आप निकाल सकते हो। बहुत आसान सवाल है, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। अपन मेन चीज़ें सीखने पे ध्यान देते हैं क्योंकि जहाँ पे सीखने वाला पॉइंट होगा वहीं मैं रुकूंगा, वहीं मैं आपको सिखाऊंगा। और बाकी देखो नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे कि मल्टीपल फैक्टर है, डिजिटल सम है, वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा। बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ डिजिटल सम पे, आज आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हाँ भाई, इन क्वेश्चन में डिजिटल सम ही लगता है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, ए की आय बी की आय का 57 से 1/7% है। तो 1/7 कौन से में आता है? 14 से 2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। तो ये कितना गुना है? 4 गुना। इसको 4 से गुना करो, 56। जिसको नहीं आता मैं एक बार सिखा रहा हूँ आपको कि 8/7 क्या आ गया? 57 से 1/7। समझ गए होंगे आप। तो ये है अपना 4/7। क्या है? 4/7 की वैल्यू है। अगर बी 7 है तो ए कितना होगा? 4 होगा। इस बात का ये मतलब है। ठीक है, यदि ए की आय बी की बचत से इतना है, ए की आय, ए की जो इनकम है वो बी की बचत से, मान लो बी की जो बचत है, सेविंग बी लिख दो। अगर बी की बचत 100 है तो ए की आय कितनी होगी? इससे अधिक है ये 525 अधिक है, मतलब 100 प्लस 525 मतलब 625। इसको काट दो 25 से, ये 4 बार, ये 25। अब ए की इनकम यहाँ पे 4 है कि नहीं? देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सीखने वाली चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ए की इनकम 4 है लेकिन यहाँ पे तो 25 है। तो पहले इनकम बराबर करते हैं, इसको 25 से गुणा कर दो। अगर इससे 25 से गुणा किया तो इसे भी 25 से कर दो। अब इधर 25 है उधर 100 है तो इसको 4, मतलब ये 4 जो लिखा हुआ था इससे गुणा कर दो ताकि अपनी इनकम बराबर बन जाए। तो ये इनकम हो गई और ये सेविंग है किसकी? बी की। तो यहाँ पे सेविंग लिख दो। सेविंग बी की कितनी है? 16। ये रेशियो बराबर है तो इसको काट दो
4:25 ही तो है, सेम ही तो है। तो अपनी जो बी की सेविंग है वो 16 है और ए की इनकम ये है और बी की इनकम ये है। अब देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम में से सेविंग घटा दो तो ये 175 है। तो जो बी का एक्सपेंडिचर वो कितना आ गया, 175 में से 16 गया तो 159। अब अपने पास ना तो ए ये है सेविंग है ना एक्सपेंडिचर है, बी का सब आ गया। आगे देखो पढ़ो, ए की बचत, ए की सेविंग बी के एक्सपेंडिचर का 16 सही 1/6% है। अब 16 सही नहीं सही सॉरी 16.66% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है कि नहीं होती, होती है। तो अगर बी का एक्सपेंडिचर ये है तो ए की सेविंग क्या होगी, इसका 1/6 159/6 हो गई। अब देखो ए की बचत और बी की बचत में अंतर 315 है, तो निकाल दो भाई। क्या करना है, ये ए की बचत है ये बी की बचत है, तो कर दो 159/6 माइनस 16 बराबर 315 है। अब यहाँ से देखो 16 यानी 96, 96 तो उधर 100 पूरा करने में 4 कम पड़ रहे हैं तो 4 जोड़ दो तो 63/6। यह आपको आता होगा। ये मेरे को दिख रहा है कि 5 है, ये 3 है, तो पूरा पूरा कटना चाहिए, 5 बार कटेगा। ए की वैल्यू 30 आ गई, आई कि नहीं आई। अपने को क्या निकालना है, ए और बी की औसत आय। तो ए की आय कितनी है 100 है, बी की कितनी है 175 है, दोनों की कितनी है 275। तो 275 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 30 से गुणा कर दो, औसत पूछे तो 2 का भाग दे दो। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3 पंजे 15, 21 और 1 22, 6 और 8। ये शायद आंसर गलत लगाया हुआ है अपना, आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 25 वाला, क्योंकि यहाँ पे 50 है तो लास्ट में 25 आएगा, लास्ट में 25 इसमें है। और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 8050 की वैल्यू 8050 का आधा है। तो ऐसे आप देख सकते हो, कभी कभी आंसर गलत भी मिल सकता है आपको, ठीक है। आगे देखो, क्लास शुरू में थोड़ी स्लो है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। आप ये मत सोचना कि सर इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं और लो एनर्जी के साथ है। भाई जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ेगी और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, डिजिटल सम भी आएगा, मल्टीपल फैक्टर भी आएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। तो क्लास को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। ये मैं जो प्रेशर्स हैं उनके लिए करवा रहा हूँ। आपको अगर ये सवाल आते हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, 2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से, ठीक है। ये सवाल देखो, ए और बी क्रम से अपनी आय का 60 और 75% खर्च करते हैं। तो लिख दो आप, इनकम 100 है, खर्च कितना कर रहा है, ये 60 कर रहा है, ये 75 कर रहा है, तो सेविंग क्या होगी, यहाँ 40 होगी, यहाँ 25 होगी, यही तो होगी। ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की बचत 40 है, बी की कितनी है 25 है। तो ये जो है, ये जो ए है वो इससे 20% अधिक है, तो इसको बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/5 से गुणा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि मैंने गुणा कैसे किया, तो आप देखो कि ए की बचत बटा बी की बचत, ए है वो इसका 20% ज़्यादा है, ये लो आ गया 6/5। तो ये आपको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैंने पहले की क्लास में आपको समझाया है, जिसको नहीं आता वो समझ लो। आगे देखो, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ से निकाल दो। ये चला गया 8 बार, ये गया 5 बार, 5 से 5 गया, ये 3, ये 4, तो ए बटा बी कितना आ गया 3/4। तो ए की जो इनकम है वो बी से कितनी कम है, अगर बी 4 है तो ए की कितनी कम हुई, 1 कम हुई, तो 25%। बस हल भी सवाल ख़त्म हो गए। अब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। टेक्स्ट बुक में जब एज ए मॉक में एक क्वेश्चन दिया गया था तो सिर्फ 32% बच्चों से हुआ है। तो आप देखो कि 32% ही इस क्वेश्चन में बच पाए हैं, बाकी तो बाहर हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ो, बहुत आसान सवाल है। देखो वेटेड एवरेज का सवाल है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो आय का क्रम से 75%, 70%, 90% खर्च करते हैं। ए बी सी अपनी आय का इतना इतना खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात ये है, ठीक है। ये 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो लिख दो कि भाई ये क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ये बचत है। अगर इतना खर्च कर दिया ए ने तो ए का बचा कितना 25%, ए का कितना बचा 25%, बचा कि नहीं बचा, बचा। और बी ने अगर 70% अपने आय का खर्च कर दिया तो बी के पास कितना परसेंट बचा, 30% बचा, 30% बचा बी के पास अपनी आय का। सी ने 90% खर्च कर दिया तो सी के पास कितना बचा, 10% बचा अपनी आय का, बचा कि नहीं बचा। इसका रेशियो क्या दे रखा है, ये बचत है तीनों की 10-9-15, 10-9-15। अब देखो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। रेशियो चैप्टर बड़ा चैप्टर नहीं है, उसके 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो अपन धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं।
अब जैसे ये कॉन्सेप्ट सीख लो कि ए, बी और सी की बचत का रेशियो ये है, इधर रेशियो ये है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको ए वाले के नीचे बटे में ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। अब इसको सोल्व कर दो। अब देखो ये 2/5 आ गया, ये 3/10 आ गया, ये 3/2 आ गया। ठीक है, ये कैसे आपको पता है। अब देखो जब 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 3/2, अब ये बट्टा इसको ऊपर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम क्या है 10 नीचे वाले का, तो 10 से गुणा कर दो ऊपर। ऊपर जैसे 10 से गुणा करूँगा ये कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2, 10 से गुणा किया तो 3 बचेगा, 10 से गुणा किया ऊपर तो ऊपर 5 चला जाएगा। ठीक है, तो 4:3:15 आ गया। आगे देखो ए और सी की आय का डिफरेंस 22,000 है, ये ए की आय है, ये सी की आय है। डिफरेंस क्या है 11 का, 11 की वैल्यू कितनी है 22,000 है कि नहीं है। एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 2,000, पूछी किसकी है बी की आय, बी की आय कितनी है 3 से गुणा कर दो 6,000। देखो बहुत आसान सवाल था, मुझे पता है कि इतना टाइम नहीं लगाना था इस सवाल में, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि लोगों से हो ही नहीं रहा। आप समझो इस बात को, अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब उम्मीद मत करना कि सारे हलवे बचेंगे। आगे देखो, अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है। अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है। अगर बिमला की 5 है तो अमला की 6 है, और कमला की तुलना में 20% कम है। किसकी, अमला की, तो कमला इधर लिखनी पड़ेगी, 20% कम है। अगर इसकी 5 है तो अमला की 4 है। अब देखो रेशियो कैसे करते हैं, मैंने बताया कि इस 4 के आगे जो भी जगह खाली उसमें 4 बढ़ दो, इधर जो भी खाली जगह देखिए उसके आगे 6 बढ़ दो। ये रेशियो आ गया इनका, कितना आया 30:24:20, 2 से काट दो, ये फाइनल रेशियो आ गया। पूछा क्या है, अगर कमला की आय 4% कम हो तो 4% कम कितनी होती है 12×5 = 60, और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है। बिमला की 10% का मतलब 1 बढ़ गई तो 11। ठीक है, तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक हो जाएगी। देखो इसकी 11 है, इसकी 15 पॉइंट, इसकी कम हुई है ना, तो इसकी हो गई 14.4, क्योंकि इसकी कम हुई है तो 14.4। तो अब ये बताओ कि ये वैल्यू इससे कितनी अधिक है, 11 पे कितना अधिक है 3.4 है कि नहीं है। अब अपने को पता है ये वैल्यू किसके बराबर है, आप खुद ही बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसको तो आप सोल्व भी कर सकते हो। देखो 11 3 33 बार गया 1, ठीक है। अब अपन आगे 0 लगाएंगे बट नहीं गया, 30, 100 लगा दो 9, तो 30.9 क्या होता है लगभग 31। बस आसान है, चीज़ें बहुत आसान है। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ शुरू में थोड़ा सा, कि बिगिनर्स है वो थोड़ा सा हताश ना हो। आगे बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। एंड में बहुत अच्छे सवाल, आप क्लास मिस मत कर देना। एंड में आप खुद आगे जाके देखो एक बार, बहुत अच्छी चीज़ें। अब ये सवाल देखो, ये सवाल मैं 5 सेकंड में करके निकल जाऊँगा, लेकिन बच्चे इसमें फंस जाएंगे। मैं आप में इसको लर्निंग पॉइंट भी सिखाऊंगा और इसको 5 सेकंड में कैसे करना। देखो अजय की आय विजय की आय का 38% है। ये अजय की आय है, ये विजय की आय है। 38% अधिक है, मतलब देखो अजय की आय विजय की आय से, अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है। काट दो, ये 50 है, ये कितना है 69। अब आगे पढ़ो, उनकी आय बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक ने 6,000 रुपये बचाए या खर्च किए तो अजय और विजय की, ये पढ़ो, अजय और विजय की आय का योग याद कीजिए। इस लाइन को पढ़ो, अजय और विजय की आय का योग पूछा है मेरे को, और योग तो मेरे पास है कि अजय की इतनी है और विजय की इतनी है। कितना है ये 119। तो मैं जो भी वैल्यू आएगी वो 119 से गुणा करना पड़ेगा। तो 119 का पहले ही मैं मल्टीपल देख लूँ, अगर ऑप्शन में दिखे तो 5 95, इसको गुणा करोगे तो 5 95। ये मेरे को दिख रहा है ऑप्शन सीधा सीधा कि 119 का मल्टीपल कौन सा है। आपको देखना आना चाहिए कि 119 क्या होता है 100 + 19। इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 95 दिख गया। तो ऐसे आप 5 सेकंड में इसका आंसर भी कर सकते हो। अब मैं इसको तरीके से आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये सवाल थोड़ा समझाने वाला है। इसमें रेशियो डिफरेंस आता है, वो कैसे अपने को निकालना है वो देखो। तो यहाँ पे अजय की आय, यहाँ विजय की आय, ये अगर 50 है तो अजय की आय है 69, ये अपनी इनकम हो गई। आगे देखो, उनकी बचत का अनुपात 3:2 है। उनकी जो सेविंग है वो 3:2 है। ये रेशियो में बात हो रही है। आगे देखो, यदि उन्होंने प्रत्येक ने 6,000 रुपये खर्च किए, मतलब एक्सपेंडिचर उन्होंने सेम किया, तो 1:1 होगा कि नहीं होगा।
होगा 6,000 रुपये, एक्सपेंडिचर 6,000 रुपये। अब आगे देखो ये रेशियो से कैसे कर रहे हैं वो सवाल, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अजय और विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने को पता है कि इनकम है वो पूरी की पूरी सेविंग और एक्सपेंडिचर में जा रही है, तो ये 69 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी 69 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर ये 50 है, विजय अगर 50 कमा रहा है तो 50 सेव और खर्च भी होनी चाहिए, बट ये तो 3 ही हो रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है देखो। ऑलवेज अगर रेशियो को आपको बराबर करना है तो हमेशा डिफरेंस देखना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 19 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यहाँ जो डिफरेंस आया इस डिफरेंस को आप इधर गुणा कर दो, कर दिया। और इधर जो डिफरेंस आया उसको इधर गुणा कर दो, कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे गुणित 57 गुणी दुना 38, और इधर तो 1 से गुणा किया तो ये रह गया। अब देखो कितना कम पड़ रहा है वो देखो कि भाई इधर तो रेशियो जो डिफरेंस 0 था तो इसको तो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो ये 50 है, ये 38 है, अपने को 12 और चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो 12 अपन एक्सपेंडिचर करवा देते हैं, इसको 12 से गुणा कर देते हैं। इधर 57 में 12 जोड़ेंगे तो 69 बन गया। तो बन गया अपना। अपने को पता है कि एक्सपेंडिचर प्रत्येक 6,000 रुपये है, मतलब 12 की वैल्यू 6,000 दी है, दी कि नहीं दी? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 500। किसकी पूछी है? इन दोनों का योग पूछा है। तो कितना आया? 119 गुणा 500 आ गया, गुनी 5 95। बहुत आसान है, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें सीखने वाली क्या चीज़ थी कि अपने को रेशियो जब बराबर बनाना होता है, रेशियो की जो वैल्यू है वो बराबर लानी होती है, तो अपने को क्या करना होता है, पहले अपन इनके डिफरेंस से गुणा करते हैं। ठीक है, आगे देखो रेशियो में इसी चैप्टर में आपको निपटा दूंगा कि रेशियो के मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा दूंगा। अब ये देखो ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट में आंसर ज़रूर करना प्लीज़। आज थोड़ी मेरी एनर्जी लो है तो आप ये मत सोचना कि कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट बहुत बढ़िया है। कम से कम 3 दिन लगे इस कंटेंट को फिल्टर करने में। आगे देखो ए की आय बी की आय का 80% है। ए की आय बी की आय का 80% है, बी की 5 है तो इसकी 4 है। ये इनकम है। ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 60% है, एक्सपेंडिचर। अगर बी का खर्च 5 है तो ये 60% है, मतलब 3 है, ये एक्सपेंडिचर है। ए की आय बी के व्यय का, ए की आय ये है 4। देखो फिर समझो, ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है। बी का एक्सपेंडिचर है ये, इसके 90% के बराबर है, इसके 90% के बराबर है। ठीक है, अब कैसे करोगे देखो, ये 9 है, ये 10 है, बी का एक्सपेंडिचर, और ये ए की इनकम है। ठीक है, अब देखो ए की इनकम कितनी है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। पहले एक काम करो, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है सीखने वाली, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 9:10 बनाना, आपको ये 9 बनाना है और ये 10 बनाना है। कैसे बनाओगे देखो, पहले एक काम करो, ये अगर 5 है और ये 4 है तो पहले इसको 5 से गुणा कर दो। अब ये 4 है तो इधर इसको 4 से गुणा कर दो। अब दोनों बराबर बन गए, ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया, इसको गुणा करोगे तो अब आपको जो चाहिए उससे गुणा कर दो। मेरे को बी 10 से गुणा करना है, बी को 10 से गुणा कर दिया। इधर मेरे को 9 चाहिए तो इसको मैंने 9 से गुणा कर दिया। अब जो ये इधर अपने मल्टीप्लाई किया, इनको आप काट दो, काट दिया अगर कटने में आए तो। अब इसको अंदर गुणा कर दो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इधर कितना 8, 8 × 3 = 24 और 8 पंजे 40 आ गया। अब आगे देखो क्या पूछा है, ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इनकम कितनी है 36, खर्च कितना है 24, बचा कितना 12। इधर इनकम कितनी है 45, खर्च कितना हुआ 40, बचा कितना 5। पूछा क्या है कि ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई इसकी 5 है तो इसकी 7 अधिक है, कितना है लगभग 140%, सीधा। ठीक है, आपको समझ में आएगा 140% कैसे है। अगर नहीं आया तो मैंने आपको क्लास रिकमेंड की थी, वो क्लास देखो आप। आगे ये बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत प्यारे सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट ब्रेक लो, पानी पियो, पूरा कंसंट्रेशन लगाओ, तब जाके ये सवाल होंगे। बहुत प्यारे सवाल है, अगर पेपर में आ गया ना तो सिर्फ 10% बच्चे ही कर पाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आने वाले हैं। ये टाइप बहुत अच्छी टाइप है,
ये मैं जो टेक्स्ट बुक है ओली बोर्ड है वहाँ से निकाल के लाया हूँ। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, सारे PYQ हैं, अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन SSC में भी आ सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। शायद दिल्ली पुलिस में तो आया भी है क्वेश्चन इनमें से। तो अपन शुरू करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्लास वर्क में दिया था, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसमें सीखने वाली चीज़ है, शायद तभी मैंने इसको इंक्लूड किया था। बाकी इतने हलवे सवाल ऐड नहीं किए आज की क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है सारे। देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का वे है, ए का जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के वे का 60% है। अगर ये 5 खर्च कर रहा है तो ये 3 खर्च कर रहा है। यदि ए की आय बी के खर्च का 70% है। देखो, ए की आय बी के खर्च का 70%, मतलब ये 10 है तो ये 7 है। ये समझो, ये वाली वैल्यू 7 होनी चाहिए, ये वाली 10 होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये है। बस आप ये लाइन समझ जाओ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो, यदि ए की आय बी के खर्च का 70% है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 7 होनी चाहिए। अब कैसे बनाएंगे? देखो, ये 2 है और ये 5 है। पहले इसको 5 से गुणा कर दो, पहले बराबर कर दो इन दोनों को। इसको 5 से गुणा किया तो ये 10 बन गई। इसको इधर 2 है तो इधर 2 से गुणा कर दो, तो ये भी 10 और ये भी 10, दोनों बराबर बन गए। अब जो चाहिए उससे गुणा कर दो। ये मेरे को 10 चाहिए तो इसको 10 से गुणा कर दो। ऊपर वाला मेरे को 7 चाहिए तो इसको 7 से गुणा कर दो। अब ये जो अपन ने गुणा किया उसको काटा पीटी कर दो। ये 5 कितने बार गया? 2 बार गया। तो ये 7 और ये 4, तो अंदर गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये क्या है? 4, 4 थी 12 और ये कितना है? 20। तो अपना नया रेशियो क्या आ गया? वही रेशियो है सेम, 14:35, 12:20। आप इनको काटोगे ना तो 2:5 और 3:5 ही है। अब इससे क्या होगा? अपने पास सेविंग आएगी। यहाँ से सेविंग कैसे आई कि 14 में से 12 गया, 2 बचा। इधर 35 में से 20 गया, कितना बचा? 15। तो ये अपना सेविंग का रेशियो आ गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अपने ये सवाल करते हैं। ये आपने ट्राई किया होगा, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है। देखो, सवाल पढ़ो। इस सवाल को आप पढ़ोगे और उसको करोगे तो कम से कम 5 मिनट लग जाएगी, अगर आपको इसका तरीका नहीं पता तो। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। एक बार मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप एक बार सवाल को पढ़ो, फिर अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया। अब इस सवाल को क्या करना है? आपको रिवर्स शुरू करना है। रिवर्स का मतलब नीचे से। ये क्या बोल रहा है? देखो, अब उनमें से प्रत्येक के पास कैंडी की संख्या समान है। लास्ट में क्या है? तीनों के पास संख्या समान है। पहले 180 थी तो यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो Q, यहाँ लिखो R। इसके पास भी 60 है, इसके पास भी 60 है, इसके पास भी 60 है। एंड वाली स्टेप से मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे देखो, इससे जस्ट पहले लाइन क्या है? R P को R दे रहा है। कौन दे रहा है? R दे रहा है, ये दे रहा है। R P को P के पास पहले से मौजूद कैंडी की 2 गुनी कैंडी देता है। देखो, R क्या कर रहा है? P को कितनी कैंडी दे रहा है? जितनी इसके पास है उससे डबल दे रहा है। डबल दे रहा है, बस इस बात का इतना ही मतलब है। इस स्टेप में डबल दे रहा है। डबल देते ही क्या हुआ? इसके पास 60 बन गई। इसका मतलब 3x की वैल्यू 60, इसका मतलब इसके पास पहले 20 थी कि नहीं थी? इसके पास 20 थी, बट इस स्टेप में आर ने क्या किया? इसको 40 कैंडी दे दी, इसके पास 60 बन गई। इस बात का ये मतलब। आगे देखो, इससे जस्ट पहले वाली लाइन क्या है? इसके बाद आर वही आर क्यू के पास पहले से मौजूद कैंडी की आधी कैंडी देता है। तो देखो, आधी कैंडी देता है मतलब इसके पास मान लो पहले 2y था, तो ये कितना दे रहा है? y दे रहा है r, क्योंकि पहले इसके पास जितनी थी उसकी आधी दे रहा है। तो 3y की वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब 2y कितना था? पहले y की वैल्यू 20 है। इसका मतलब इसके पास पहले कितनी कैंडी थी? 40 कैंडी थी। अब बची कितनी? टोटल 180 है, 40 और 20 60 निकल गई, तो बची कितनी? 120। वो किसके पास थी? इसके पास थी। आप समझे, इसने 120 में से क्या किया? आप ये समझो, इस स्टेप में क्या किया? इसके पास 120 थी, इसने क्या किया? इसके पास 20 थी, इसको इसकी डबल दे दी, 40 दे दी और इसकी 60 बना दी। इसके पास 40 थी क्योंकि पास, इसने क्या किया? अपने में से इसकी आधी 20 इसको दे दी और 60 बना दी। तो इसने 40 तो इसको दी और 20 इसको दी, तो 60 दे दी। इस 120 में 60 गया तो 60 बचा। स्टेप कंप्लीट। आगे देखो, इससे जस्ट पहले वाली लाइन क्या है कि P, Q और R को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। अब देखो, ये 40 किसकी वैल्यू है कि P ने क्या किया? इसके पास मान लो कि A कैंडी थी Q के पास और A और दे दी, तो दोनों मिला के कितनी हो गई?
40 होगी, इसका मतलब इसके पास कितनी थी, 20 कैंडी थी कि नहीं थी। अब देखो ये जो आर है इसके पास टोटल 120 है, लेकिन 120 कब आई, जब पी ने इसको मान लो कि बी कैंडी दी और इसके पास नहीं, इसके पास बी थी और बी कैंडी और दे दी, तो 2b होगी। 2b की वैल्यू कितनी, 120, इसका मतलब इसके पास कितनी थी, 60 थी। तो पी के पास कितनी थी, टोटल 180 हो रही है, तो 60 और 20 80, इसका मतलब इसके पास पहले 100 थी। तो आप समझे इस क्वेश्चन को कैसे रिवर्स करना है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से करना। ये सवाल आपको रिवर्स ही लेके जाएगा, तब जाके सोल्व होगा। ये जब मॉक में पूछा गया था, शायद 3% लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था, आप समझो। तो ये जो क्वेश्चन है स्पेशल टाइप्स, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके करे हुए होंगे तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत करेंगे। आगे वाला सवाल देखो आप। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। देखो इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाओ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करते हो, क्वेश्चन को पढ़ते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो। अगर होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखते हो। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है। ये इन्फॉर्मेशन है कि पहले दिन उसके पास 500 अंडे है। अब वो शाम तक 20% अंडे बेच देता है, तो उसके पास कितने बचे, 4/5 अंडे बचे कि नहीं बचे। और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है। अब मैं 20% को ये मान लेता हूँ, मैं एक फ्रैक्शन वैल्यू मान लेता हूँ कि के। अब देखो कैसे, आप देखो ये के क्या है, देखो बहुत सारे बेसिक वाले जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन, उनको समझ में नहीं आएगा। देखो कि मान लो कि 20% अंडे वो जोड़ता है, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये होगा अगर उसके पास पहले 100 थे सुबह, तो उसने सुबह 20% और जोड़ दिया, मतलब 120 हो गए। अब मैं इसको ऐसे बोलूँ कि उसके पास 100 थे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की, 6/5 या 1/5 होती है इसकी। तो मतलब 5 पे 1 बढ़ा दिया तो 6/5, तो मैं इसको 6/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो वही फ्रैक्शन वैल्यू में लिख रहा हूँ। आप देखो क्वेश्चन को करो, अपने आप समझ में आएगा। मैंने यहाँ के परसेंट से इसको, मतलब B% से इसको बढ़ा दिया, तो मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के लिख दी। अब आगे देखो, अगले दिन के अंत तक फिर 20% बेच देता है, तो उसके पास कितने बचे। अब ये उसके दिन के शुरू में थे, दूसरे दिन। अब दूसरे दिन वो 20% बेच देता है, तो उसके पास कितने बचे, 4/5 शाम को बेच दिए। लेकिन तीसरे दिन सुबह वो फिर क्या करता है, देखो 20% अंडे बेच दिए, बट वह तीसरे दिन फिर सुबह क्या करेगा, देखो पैटर्न अंत तक जारी रहता है, तीसरे दिन के एंड तक। तो तीसरे दिन सुबह फिर क्या करेगा, वो के जोड़ेगा, फिर शाम तक 4/5 बेच देगा। इसकी वैल्यू कितनी दी, आगे देखो। जब उसके पास इतने अंडे रह जाते हैं, ये अपने सारे बचाए हैं, क्योंकि पहले मैंने बोला कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा। अपने क्या किया कि अंडे रह जाते हैं, तो अपने पास क्या किया, बेचा, अपने पास कितना रहा वो अपने रख लिया, फिर के जोड़ दिया, फिर अपने रख लिया, फिर अपने जोड़ दिया और फिर रख लिया। तो अब इसको सोल्व करो, देखो 500 × 4/5 कितनी बार है, 3 बार है, लिख दो। और के कितनी बार है, 2 बार, तो के स्क्वायर कितना है, 1024। अब इसको काटना पड़ेगा, कैसे काटेंगे, ये 500 है, 1 बार चला गया, 100 बचा, 25 है, कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। तो ये कितना है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, तो कितना हो गया 2 की पावर 2 मिलके, 2 2 4 2 6 2 8, 2 की पावर 8। तो के स्क्वायर हो गया अपने पास 1024, 2 की पावर 8। ये कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है ना, 2 की पावर 10 बटा 2 की पावर 8। इसको काट दो, कितना आया, 4/1। के की वैल्यू क्या आ गई, 2/1 आ गई। अब यहाँ से आप क्या समझोगे वो समझो। देखो कि के की वैल्यू 2/1 है, इसका क्या मतलब है कि पहले मान लो कि मेरे पास वस्तु 50 थी, 1 से बढ़ के 2 हो गई। यही तो मैंने बोला कि पहले 5 वैल्यू थी। 20% का मतलब क्या होता है कि पहले वैल्यू 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये 2/1 क्या है कि पहले वैल्यू 1 थी तो अब 2 हो गई, इसका मतलब 100% बढ़ गई। हमसे यही पूछा है कि बी का मान किसके बराबर है, B% की वैल्यू क्या है, 100 के बराबर। बहुत प्यारा सवाल था, शायद आपको समझ में आएगा। ये सवाल CHSL 2024 का था। नेक्स्ट सवाल, बारिश हो रही है, थोड़ी आपको आवाज़ आ सकती है,
आगे देखो, बहुत प्यारा सवाल है, ज़्यादा नहीं है ये, मैं 4 से 5 सवाल लेके आया ताकि आपको इन अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो। जब एग्जाम में आता है तो अपन बौखला जाते हैं, घबराहट हो जाती है, अपने को पता ही नहीं चलता कि करना क्या होता है। अगर अपने पहले किया होता है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को 2 मिनट में कर लेते हो। आगे देखो, आपने पढ़ लिया होगा सवाल, शुरू करते हैं। एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरे का 45% और एक और संतरा एक ग्राहक को बेचता है। देखो, मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 है, चलते जाओ, इसने 45% बेच दिया, किसको? एक ग्राहक को बेच दिया, और एक संतरा एक ग्राहक को बेचता है, मतलब एक संतरा और बेच दी उसने, ये लो मैंने बेच दी। आगे पढ़ो, फिर वह बचे हुए संतरे का कितना बचा, यहाँ पे लिख दो R1 कि ये बच गया, जो भी बचा, ठीक है। देखो, इसके पास जो भी सामान था 100%, उसका 45% एक ग्राहक को बेचा और एक केवल संतरा किसी और को बेचा, और जो बचे हुए हैं वो इसके पास R1 है। अब जो बचे हुए हैं उसका 20%, इसका 20% किसी को बेचता है और 2 संतरे किसी और को बेचता है। जो ये संतरे बचे हुए इनमें 2 संतरे किसी और को बेचता है और फिर वो बचे हुए संतरे, अब इसका जो भी बचा वो R2 मान लो कि R2 बच गया, हमें नहीं पता कितना है, छोड़ो। अब वो क्या करता है, फिर वो बचे हुए संतरे के 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसका बचा हुआ 90% किसी ग्राहक को बेचता है, तीसरे ग्राहक को बेच देता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे रह जाते हैं। अगर इस R2 का 90% ये है तो बचा कितना? 10%। बचा कि नहीं बचा? बचा। अब ये बोल रहा है कि उसके पास 5 संतरे बच जाते हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू कितनी है? 5 संतरे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 10% की वैल्यू 5 है, तो 100 की कितनी होगी भाई? इसको 10 से गुणा किया तो इसको 10 से गुणा कर दो तो 50। तो यहाँ पे जो R2 है वो कितना है? 50 संतरे हैं, क्योंकि 10% की वैल्यू 5 है तो ये अपने आप में 100% है यहाँ पे, तो 100% की 50 हो गई। अब 50 संतरे ये हैं और 2 संतरे ये हैं, टोटल 52 संतरे हैं, हो गए 52। ये 52 कितने परसेंट संतरे हैं? क्योंकि 20% तो इधर है, तो ये 80% की वैल्यू है। इसको लिख दो, 4 लिख दो, मैं मतलब 80, देखो परसेंटेज ये, इसको मैं 4 लिखूँ, छोड़ो यार आपको कैसे बताऊँ मैं, चलो ठीक है आप समझ गए होंगे कि 80% है, इसको मैं 4 समझूँ और 100% इसको मैं 5 समझूँ, बात समझ गए। तो ये 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू निकाल दो, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, तो R1 कितना आ गया? 65 आ गया। देखो ये चीज़ें आपको आती होगी, ये सब मैं समझाऊंगा तो बहुत बड़ी क्लास ली जाएगी, ठीक है। R1 की वैल्यू 65 है और एक ये है, टोटल 66 होगी। 66 कितने परसेंट की है? 45% तो ये, तो 55% की वैल्यू आ गई। 55% इक्वल टू 66, ये 5 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, तो 5% की वैल्यू आ गई अपने पास 6। आई कि नहीं आई? आई। हमें 100% की चाहिए तो इसको गुणा कर दो आप 20 से, इसको भी कर दो 20 से, कितनी आ गई टोटल कैंडी या टोटल संतरे? 120। ये लो, ये CGL 2021 का सवाल है। अगर आप अलग तरीके से करने बैठते तो आपसे नहीं बनता। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, पक्का मज़ा आया, मुझे पता है। कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये सवाल करके कैसा लगा। ये तरीका अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज फंसते जाओगे। ये सारे स्पेशल तरीके हैं इनके, तो 1 बाय 1 अपन कर रहे हैं। अब देखो, ये जो सवाल है ये अपने आप में यूनिक सवाल है, आपने पढ़ा होगा, आपने किया होगा। अब देखो, ए के पास कुछ सिक्के हैं, हमने मान लिया कि ए के पास ए सिक्के हैं, वह उनमें से आधे सिक्के, A/2 आधे सिक्के और दो और का मतलब 2 सिक्के और बी को देता है। बी को दे दिया, बी उनमें से आधे सिक्के, ये जो बी को मिल गए इतने सिक्के, इनके आधे सिक्के मतलब 1/2 से गुणा कर दिया, इसके आधे सिक्के और 2 और सिक्के ये ए ने बी को दिया, अब ये बी ने किसी और को दिया, प्लस 2 और सिक्के सी को दिया, दे दिया। अब सी के पास ये सिक्के हैं, ठीक है। अब ये सी के पास सिक्के हैं, अब सी किसी और को देगा। सी उनमें से आधे, ये सी के पास सिक्के हैं टोटल, ये टोटल सी के पास सिक्के, इनके आधे 1/2 और 2 डी को देता है, प्लस 2 ये डी को दे दिया। अब डी के पास ये इतनी चलेगी, ये मतलब सी ने दिया, किसको? डी को दिया। ये बी से सी गए,
ये ए से बी गए, ये सी से डी। ठीक है, आगे देखो, डी को दिए। अब डी के पास जितनी सिक्के हैं वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये डी को दे दिए। अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 नहीं 10 बराबर 10 हो गई। अब मैं इसको उठा रहा हूँ। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत जल्दी, अगर आपको आंसर चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। तो ए के पास कितने सिक्के थे अपने को ये निकालना है। अब देखो, अब उल्टा शुरू करो, ये 2 इधर भेजो, कितना 8। अब ये कितना है, इधर 2 बचा, 1/2, इस 2 को उधर भेज दो, कितना आ गया 16। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब देखो इस 2 को मैं उधर भेजूँ, कितना बचेगा 14 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, क्योंकि 16 - 2 14। अब ये 2 मैं उधर भेजूँगा तो कितना बनेगा 28 बनेगा। बनेगा ये 28 किसकी वैल्यू आ गई, ये इतने की वैल्यू आ गई। अब फिर 2 को उधर भेज दो, कितना आया 26। अब ये बटे में 2 है, उसको गुणा कर दो उधर 52। आ गया आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप है ना अपने तरीके थोड़े सीखते जाओ, इन्हांस करते जाओ। जो क्लास छोड़ के भागा है वो पक्का इन चीज़ों को मिस कर गया। इसलिए मैं बोलता हूँ आप क्लास एंड तक देखा और अब आपको मज़ा आ रहा है कि सर मज़ा आ रहा है क्लास करने में। आगे देखो, ये सवाल देखो, एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट है। ये टेक्स्ट बुक में, ओली बोर्ड में या पंडित्स में या आरबी में, ये किसी न किसी टेस्ट में आया हुआ है। वही सवाल मैंने उठाया। देखो एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट है, वह उनमें से 28.57% और 5 अपने दोस्तों को देता है। देखो 58.57 का मतलब क्या है, देखो 14 का डबल लग रहा है, 14 का डबल लग रहा है कि 14 से ही 2/7% क्या होता है 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू। इसको डबल करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो 2/7। तो ये देखो कि एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट है, उसके पास 7 चॉकलेट थी, उनमें से 2 किसी को दे दी और 5 और अपने दोस्तों को देता है। देखो इसमें काम करते हैं, इसको अपने को लेना पड़ेगा एक्स की टर्म में। इसके पास 7 एक्स चॉकलेट थी, उनमें से 2 एक्स किसी को दे दी और 5 चॉकलेट अपने दोस्त को दे दी। ठीक है, फिर वह शेष का 40%, अब इसके पास शेष बच गई। ठीक है, ये शेष बच गई। इसका 40% एक और दूसरे दोस्त को देता है। इसका दूसरे, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देन ही गिव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग एंड 1 मोर टू अनदर फ्रेंड। ठीक है, ये 40% इसको दे दिया और 1 चॉकलेट किसी और दोस्त को दे दी। इस बात को समझते जाओ। आगे देखो, फिर वह शेष का, अब यहाँ पे ये R1 है, अब ये R2 बच गया, इसका शेष बच गया। इसका 62.5% एक नए दोस्त को और 2 और देता है। तो 62.5% क्या होता है अपने को पता है, ये कितना है 5/8। इसको रट लो, बार बार आएगा 62.5%। ठीक है, इसके पास यहाँ पे 8 है। अब इसको ना R को यहाँ पे 8 लिख दो आप। ठीक है, क्या लिखोगे 8, यहाँ पे 8 लिख दो। अगर उसके पास 8 चॉकलेट थी तो उनमें से ये 8y मान लो कि 8y थी, तो उनमें से 5y किसी दोस्त को दे दी और साथ में 2 और दे दी। कितनी दे दी, 2 और दे दी। अंत में वह शेष का, अब देखो यहाँ पे शेष बचा, ये R2 ले लो। शेष का 70% चौथे दोस्त को देता है, तो इसका 70% किसी दोस्त को दे दिया और उसके पास 3 चॉकलेट बचती है, तो इसके पास 30% बचा। तो 30% का मतलब 3 चॉकलेट, तो 100% का मतलब 10 चॉकलेट। तो इसके पास यहाँ पे 10 चॉकलेट है। अब देखो इसके पास 10 चॉकलेट ही है, 2 चॉकलेट ही है, तो कितनी होगी 12 चॉकलेट होगी। 12 चॉकलेट किसके बराबर है, देखो 8y में से 5y इधर गई तो 3y के बराबर है। तो 1y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 8 चौक 32। यहाँ पे इसके पास 32 चॉकलेट है, 32 ये और 1 ये, तो 33 चॉकलेट। अब ये 33 चॉकलेट किसकी वैल्यू है 60% की है कि नहीं है। तो ये 60% की अपने पास 33 है, ये 3 की वैल्यू है। ठीक है, 33 अपने को 5 की चाहिए, तो यहाँ 55 आ गई। तो यहाँ पे अपने पास कितनी चॉकलेट आ गई 55 आ गई। आई कि नहीं आई। अब 55 और 5 कितनी हो गई, 55 और 5 कितनी हो गई 60। ये 60 किसकी वैल्यू है, टोटल 7 एक्स चॉकलेट थी, 2 एक्स इधर है, तो ये 5 एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। अपने पास कितने हैं 7 एक्स, तो इसको 7 से गुणा कर दो।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को सच सच बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में ज़रूर बताओ। देखो ये सवाल आप खुद से बनाओगे। ऊपर वाला सवाल मैंने बनाया था, ये वाला बनाया कि नहीं बनाया? ये वाला सवाल आपको बनाना था। ये सारे परसेंटेज की सवाल है। आगे देखो जो सवाल आएंगे ये खत्म हो गए, उसके बाद वापस परसेंटेज के बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे। ये भी परसेंटेज के सवाल है, बट इनको करना कैसे होता है वो सीख लो आप। आगे देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। एक आम विक्रेता हर दिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। रात भर में 10% स्टॉक खराब हो जाता है। यदि 3 रातों में इतने आम सड़ गए तो उसने पहले दिन कितने आम बेचे थे? देखो कितना मस्त सवाल है। देखो उसके पास मान लो 10% स्टॉक खराब हो जाता है, तो 10% खराब होगा, 1/10, 1/10, 1/10। अपने को 3 बार करना पड़ेगा। तो अपन क्या ले लेते हैं? 1000 वैल्यू ले लेते हैं पहले ही, ठीक है। पहले दिन अपने पास 1000, अपन मान के चल रहे हैं कि अपने पास 1000 आम है। ये डे 1 है। डे 1 में क्या आगे देखो पढ़ो, हर दिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। उसने सेल कितना कर दिया? 500 सेल कर दिया। अब इसके पास जो बचा है 500, उसका 10% स्टॉक खराब हो जाता है। तो यहाँ से कितना खराब होगा? इसका 10% कितना होगा? 50। ये खराब हो गया। अब इसके पास कितना बचा? 450। दूसरे दिन इसके पास 450 बचा। अपने को आधा भी करना पड़ेगा, तो अपने को वैल्यू, क्योंकि आधा भी तो करना पड़ेगा, तो अपने को वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया कि आधा भी करना पड़ रहा है। देखो अपने को 1/10, 1/10 3 रात में करना पड़ेगा, और साथ में 1/2, 1/2, 1/2 अपन बेच भी रहे। तो अपने को क्या करना होगा? इन तीनों का मल्टीपल और इन तीनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 8 है और ये 3 0, तो 8000 अपने को लेना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट डे, ये देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप भी आगे ऐसा सवाल आए तो आपको लेट करने में दिक्कत ना हो। तो 8000 मान लिया आपने पहले दिन। 8000 में 4000 बेच दिए, ये सेल कर दिए और ये सड़ गए। 4000 का 10% 400, कितना बचा? 3600। दूसरे दिन 3600 बचा, इसमें से 50% सेल कर दिया, 1800 सेल कर दिया। तो अब 1800 बचा। ये 1800 बचेगा सेम। तो 1800 का 10% कितना होगा? 180। अब 1800 में से 180 निकालो, पहले 200 निकाल दो, 1600। 1600 में 20 जोड़ दो, कितना है? 1620। इसके पास कितना बचा? 1620। तीसरे दिन इसने फिर 50% बेच दिया, 810। अब इसका 10% 81। अब 3 दिन में इतने इसके सड़ गए, कितने? 1 8 8 16 को छक्को 80 की 1 4 1 5 1 6, 661 सड़ गए, और 661 सड़ गए और इसने वैल्यू दिए 1322 कि 3 दिन में इतने सड़ते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा दिख रहा है 2 बार। तो इसके पास पहले कितने आम थे, या पहले दिन कितने आम बेचे थे? अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा गलत आ गया, गूगल ने गड़बड़ कर दी। हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद ऑन द फर्स्ट डे, कि पहले दिन उसके पास कितने थे? एक की वैल्यू 2 है, 8000 थे, तो 16000 डबल। देखो सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको एक तरीका आना चाहिए कि सवाल को कैसे करते हैं। अब आपको तरीका आ गया तो आप इन सवालों को उड़ाओगे, बढ़िया से करोगे। अब आगे देखो, ये वेटेड एवरेज वाले सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि वेटेड एवरेज होता क्या है। फालतू में हवाबाजी बनी होती है। वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ होती है। अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सवाल करवा देता हूँ, चलो यहीं समझ जाओगे आप। देखो आपके पास 2 सब्जेक्ट है 12th क्लास में, एक 100 नंबर की है, एक 200 नंबर की है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसका 50% क्या होगा? 100। इसका 50% क्या होगा? 50। अब मैं बोलूँ कि भाई इसका वेटेज कितना हो गया? देखो आप परसेंटेज निकालोगे तो इसका वेटेज डबल नहीं हो गया, क्योंकि इसका स्कोर भी डबल है। तो इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसका वेटेज 2 गुना है, इसका वेटेज 1 गुना है, तो इसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं। देखो कैसे अपन सवाल करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी ऐसे इस पर टाइम अपन स्पेंड नहीं करते। देखो अभ्यर्थी को 3 पेपर ABC देने थे। एक परीक्षा में अभ्यर्थी को 3 पेपर ABC देने थे। अभ्यर्थी ने पेपर A में 75% और पेपर B में 80% और C में 60% अंक प्राप्त किए। लिख लो 75%, 80% और 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ABC को दिया गया भार, ये भार का मतलब है वेटेज, इसको 40% वेटेज दिया, इसको 50% वेटेज दिया और इसको 10% वेटेज दिया। अब वेटेज देने का आपको मतलब समझ में आता होगा कि भाई इसको हम 10% ही वैल्यू दे रहे हैं। कोई चीज़ 100 है ना, 100 में इसको अपन 10 ही मानेंगे,
इस बात का ये मतलब होता है, सिंपल सी चीज़ है, शायद आपको समझ में आता होगा, आप सीजीएल लिख रहे हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। अब देखो, तो अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अपने को ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। इसने ए में, देखो बात ये होती है ना कि इस सब्जेक्ट में इतने परसेंट ले आया, इसमें इतने परसेंट ले आया, इसमें इतने परसेंट ले आया, ये परसेंटेज तो ले आया, बट इसका वेटेज ये है। इस वेटेज को मैं हमेशा रेशियो में ले सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा, काट दो, 10 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है। अगर टोटल 10 है तो उसमें एक वेटेज इसको दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 4 दे दिया। अब देखो, इस बात को मैं और अच्छे से बताऊं कि इसको 4 वेटेज दे दिया, इसका मतलब ये है कि जो ये 75% है इसको 4 बार जोड़ दो आप, ठीक है। अब ये 5 वेटेज, इसका मतलब है कि जो 80 है इसको 5 बार 80 जोड़ दो आप, इसका मतलब है कि 60 को एक बार जोड़ दो। इन सबको जोड़ के टोटल वेटेज कितना है, 4 5 और 4 5 9 और 1 10, 10 का भाग दे दो, जो परसेंटेज आए वही परसेंटेज होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, 75 को 4 से गुणा करो, 200 क्या, 150 150 300 प्लस 8 पंजे 40 और 60, इसमें 10 का भाग दे दो, तो 0 से 0 गया, कितना आया, 40 और 30 70, 17 और 6 66 आ रहा है मेरे, अच्छा 17 और 6 76, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था। आगे थोड़े अच्छे सवाल आएंगे, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आपने सवाल पढ़ लिया होगा और आपने कर भी लिया होगा। अब देखो, इन सवालों में अपन कर तो सकते हैं, पर थोड़ी कैलकुलेशन को कैसे थोड़ा अपन ईजी बनाएं वो देखो। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अलग अलग स्कूलों से कुछ छात्र, लड़के और लड़कियां एक ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में असफल रही। क्या रही, असफल रही। परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र असफल हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, अपना पीवाई क्यों है, तो ऐसे सवाल आएंगे। अब इन सवालों को कैसे आप इजी कर सकते हो, यहाँ पे बोला कि 20% लड़के और 15% लड़कियाँ फेल हो गई और फेल होने वाले 90 हैं। तो देखो, 20% लड़के हैं, तो 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, तो टोटल 5 लड़के मान लिए अपन ने कि जो लड़के हैं वो अपन मान लेते हैं कि 5B है टोटल लड़के, ठीक है। और 15% लड़कियां फेल हो गई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। तो 20 में 3 लड़कियां फेल हो गई, 20% का मतलब है कि 5 में 1 लड़का फेल हो गया और यहाँ पे 3 लड़कियां फेल हो गई, तो टोटल अपन 20 मान लेते हैं लड़कियों को। तो लड़कियां हो गई अपने पास 20 हो गई। अब ये बोल रहा है कि 20% लड़के फेल हुए, 20% का मतलब 1 लड़का फेल हुआ है यहाँ से 1B, और 15% लड़कियाँ फेल हुई है, तो 15% का मतलब 3 गर्ल इक्वल टू, देखो यही तो बोला कि 15% लड़कियाँ और 20% लड़कियाँ और 15% लड़कियाँ फेल हुए हैं, बराबर 90 दिए, बराबर 90। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या, पास कितने हुए, 1 फेल हो गया तो 4 लड़के पास हुए। परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 17 दी गई। पास कितनी लड़कियां हुई, 3 फेल हो गई तो 17 गर्ल। इनसे अधिक है, अधिक होने का मतलब ये है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, बताओ 70, कि भाई लड़की कितनी ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, ये तो बोला गया है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर दो और आंसर निकाल लो। क्या है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो अपने को बी और जी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, देखो आप क्या करो, सबसे पहले काम करो, बी की वैल्यू निकालो, क्योंकि इधर 17 है उधर 3 है, तो बी की वैल्यू के लिए, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से और इसको 4 से और इसको 4 से, बी कट जाएगा आसानी से। अब क्या होगा, इस इक्वेशन में से पहली वाले से दूसरी घटा दो, माइनस प्लस माइनस, बी से बी कट गया, ये 12 और 17 29 जी आ गया। 29 जी किसके बराबर आ गया, 936। 36 में से 360 में से 70 निकालो, कितना, 290। जी की वैल्यू आ गई 10, आई कि नहीं आई। तो लड़कियाँ कितनी थी टोटल, 200 थी। अब लड़कों की संख्या निकालो, लड़कों की कैसे निकलेगी, b + 3g बराबर कितना था, 90 था कि नहीं था। तो b बराबर कितना आ गया, g 10 है, 90 - 30 तो 60, तो b की वैल्यू 60 है। तो टोटल लड़के कितने हैं, 5, तो 60 × 5
कितना 300 और 200 500 हो गया। अब ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो आसान पड़ेगी आपकी कैलकुलेशन। अब देखो आगे देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, विकास ने 3 एग्ज़ाम दी, तीनों परीक्षा में उसके पास होने के प्राप्तांक ये हैं, तीन परीक्षाओं के अधिकतम अंक ये है। देखो 7, 11, 10 ये मैक्सिमम स्कोर आ सकता है, ये मैक्सिमम स्कोर का अनुपात है, ठीक है। और उसके आया कितना है 3, 5, 6, 3, 5 और 6 ये स्कोर आया है और मैक्सिमम ये आ सकता था। अब बोला गया है, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, यही अपना आंसर ला के देगी। यदि उसने कुल 50% अंक प्राप्त किए इन तीनों सब्जेक्ट में जिनका मैक्सिमम प्राप्तांक का जो अनुपात है ये है, जो रेशियो ये है, इसमें वो मैक्सिमम 50% लेके आया है। मतलब मैक्सिमम नहीं, उसके 50% ही आए हैं कुल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बोलने में, कोई दिक्कत नहीं, समझो आप मेरी भावनाएं समझो। उसने कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो कि समझो कि मैक्सिमम जो स्कोर आ सकता है उसका रेशियो ये है, और वो अपनी एग्ज़ाम में तीनों सब्जेक्ट मिला के 50% लेके आया टोटल। तो मैक्सिमम कितना है इसका, तीनों सब्जेक्ट का कितना है 11 और 10 21, 21 से 7 28, इसके पास टोटल 28 है। मैक्सिमम स्कोर 28 हो सकता है तीनों सब्जेक्ट का मिला के, जो रेशियो है। अब यहाँ से उसको 50% लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा, इसका आधा, 50% का मतलब 14, इसको 14 स्कोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तभी तो 50% होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना कि ये जो 14 है, ये 14 लेके आया है, ये यहाँ पे इसके जो स्कोर आया उसके बराबर होना चाहिए कि भाई ये 50, इस 28 का 50% 14 है, और ये जो स्कोर लेके आया अपने सब्जेक्ट में वो ये है, तो ये 14 होना चाहिए। तो कितना है ये देखो, 6 5 11, 11 3 3 14, ये 14 है, तो दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब देखो ये इस सब्जेक्ट में 3 नंबर लेके आया 7 में से, तो 3/7, इसमें 5/11, इसमें 6/10, तो ये तो 50% से ज़्यादा लेके आ गया इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में 7 का आधा 3.5 होता है, इसमें कितना होता है 5.5 होता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो 50% से अधिक अंक लेके आया है, सिर्फ ये वाली। आपको समझ में आएगा, बहुत आसान सवाल था लेकिन ट्रिकी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर ये रेशियो थोड़ा चेंज करके दिया होता और इसके 14 के बराबर करना होता तो अपने को वो थोड़ी सी एक स्टेप और लगानी पड़ती, जिसमें बच्चे बाहर हो जाते। आप समझ गए होंगे। अब ये सवाल देखो, एक परीक्षा में 2 पेपर थे, ए और बी, ये आसान सवाल है, ये आपको करना है। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं डिजिटल सम कराने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। अब देखो, स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक में कुल लड़कों की संख्या का 2/3 तथा कुल लड़कियों की संख्या का 3/5 भाग जाने की अनुमति प्राप्ति हुई। यदि स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 200 अधिक है तथा पिकनिक पर जाने वाले लड़कों की संख्या से 160 कम है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है, कैलकुलेशन को कैसे करनी होती है वो अप्रोच सीखो। स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक में कुल लड़कों की संख्या का 2/3, तो टोटल देखो 2/3 जाएगा, तो अपन टोटल लड़कियाँ मान लेते हैं 3G, क्योंकि 2 जाएंगी इनमें से, और लड़कियाँ 3/5 जाएगी जो परमिशन मिल रही है उनको, तो लड़कियाँ मान ली अपन ने। अच्छा ये बॉयज़ है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हो रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी। कुल लड़कियों, अच्छा नहीं 3/भाग, पहले लड़के हैं, तो लड़के हो गए 2/3 का मतलब 3 बॉय, और इधर 3/5 का मतलब 5G, ये गर्ल्स है। अब देखो, यदि स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 200 अधिक है, तो टोटल लड़कियाँ कितने हैं 3B माइनस टोटल लड़कियाँ 5G बराबर कितना दिया है 200, तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी देखो, पिकनिक पर जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां 3G, 3 जाएगी 3G, जाने वाले लड़कों की संख्या से 160 कम है, 160 कम है जाने वाले लड़कों की संख्या से। लड़के कितने जा रहे हैं 2 जा रहे हैं, तो 2B माइनस लड़कियां 3G बराबर कितना है 190। 2 इक्वेशन है, आराम से सोल्व कर सकते हो आप। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने ऊपर आपको समझाया
कि कैसे अपने को निकालना है। अब आपको 2 इक्वेशन सोल्व करनी है, आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 2 से किया, इसको 3 से किया। अब क्या करोगे, ये 15 बड़ा है तो उसको घटा दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो गया अपने पास -9 और उधर कितना हो गया 10, तो 1g आ गया। g बराबर गुणित 57, 57 में से 400 गया तो 57 में से 40 गया तो 17, लड़कियों की संख्या आ गई 170। तो 3b = 200 + 5g 17 5 85। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1050। ये लड़के आ गए, 3b की वैल्यू चाहिए थी, 3b पूरी आ गई अपने पास, और लड़कियां की 5, इसको 5 से गुणा कर दो। अच्छा कुछ दिक्कत करी है क्या अपन ने, देखो हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, मेरे को दिख नहीं रहा है। आप इसको सोल्व कर लोगे आसानी से, बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को जो समझाना था वो यही समझाना था कि आपको जब 2/3 3/5 दिया हो तो अब जो बटे में लिखा है इसी को आप टोटल मान लो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। आगे देखो, विभिन्न राज्यों से कुछ लड़के और लड़कियां सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए। ये बहुत आसान सवाल है, ये भी आपको करना है वैसे सेम तरीके से। देखो मैं इसको समझाता हूँ, देखो कैसे, जो मेन फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सवाल आप खुद से बनाओगे तभी मजा आएगा। 20% लड़के और 16.66% लड़कियां परीक्षा में असफल रही। 20% लड़के मतलब 1/5, 5 लड़के थे उनमें से एक असफल हुआ, टोटल लड़के मैंने 5 भी मान लिए। अब 16.66% का मतलब 1/6, 6 लड़कियों में से एक लड़की असफल रही, तो टोटल लड़कियां मैंने 6g मान लिया। बस 6g मानना है और 5 भी मानना है, आगे जो दिया है उसकी इक्वेशन बनेगी। बहुत आसान है सवाल, आप खुद से बनाओगे, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये वेटेड एवरेज का सवाल है। रियल जो वेटेड एवरेज का जो सवाल मैं बता रहा था वो ये है। देखो, एक कार की कीमत एक मोटरसाइकिल की कीमत से इतनी अधिक है। ये कार है, ये मोटरसाइकिल है। मान लो मोटरसाइकिल की 100 है तो इसकी कितनी होगी 100 + 250, इसकी 350। इसको आप काटापीटी कर लो, ये 4 बार गया, ये कितनी बार गया, ये 14 बार जाएगा ना, हाँ, तो 7 2:7 आ गया। आगे देखो, मोटरसाइकिल की यदि कार की कीमत में 40% की कमी, 40% की कमी मतलब -0.28, ठीक है, और मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि, इसमें 40% की वृद्धि का मतलब 0.8 बढ़ गया, ठीक है। तो मूल कीमत की तुलना में एक कार 2 मोटरसाइकिल, तो 2 मोटरसाइकिल ये है, तो 2 मोटरसाइकिल की ये बढ़ जाएगी, ठीक है। एक कार और 2 मोटरसाइकिल की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब देखो, यहाँ पे कम हुआ है 0.28, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है 0.16, तो कितने का फ़र्क है -12 का। कितने पे, मूल कितनी है 8 ये हो गई, और सॉरी इसको 2 से गुणा करना है क्योंकि 2 मोटरसाइकिल है, तो 4 ये हो गई और 7 ये हो गई, कितनी हो गई 7 और 4 11, लगभग 10% से ज़्यादा है, क्योंकि एक 10% की वैल्यू ऐसे क्या होगी 0.11, तो 10% से ज़्यादा और कम होगी, वो वाला ऑप्शन देखो भाई। कम किस में हो रही है, इन दोनों में हो रही है। 10% देखो ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा, बस ये लो। आगे देखो, ये वेटेड एवरेज का सवाल है, ये पूरा वेटेड एवरेज का सवाल है। देखो स्टॉक एक, आज ये जो सेम सवाल अपन जो डाउट में देख रहा था ग्रुप में, अपने ग्रुप में सेम सवाल एक लड़की ने भेजा था और फिर एक लड़की ने उसका जवाब भी दिया था, और उन्होंने बोला कि सेम सेक्शनल मॉक मैंने भी दिया था। तो अब देख लो कि वही सवाल है, मैंने वहाँ से पिक किया था। ये देखो, ए पोर्टफोलियो को 20% दर्शाता है, ए है वो 20% दर्शाता है, और 6% रिटर्न है, मतलब 6% इसका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है, 6% प्रॉफिट। आपके पास 100 रुपये, आपने 20 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, आगे 30% आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। ये जो 30 रुपये आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको 8 रुपये रिटर्न दे रहा है। ये समझो आप 8%, ये 20 है, ये कितना रिटर्न दे रहा है 4 दे रहा है, और डी कितना दे रहा है -5। तो बोल रहा है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या है। देखो टोटल 100 हो गए, ये एक भाग है, इस पे 6% रिटर्न मिल रहा है, इस शेयर पे 8% रिटर्न मिल रहा है, इस शेयर पे 4% रिटर्न मिल रहा है, और ये शेयर माइनस में चल रहा है। इस बात का ये मतलब है। अब आप क्या करोगे, इसको ईजी कर लो, ये काट दो, ठीक है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। अब क्या करना है, बहुत इजी डाटा है तो आप सीधा ही गणना कर दो। 12 + 12 + 24 + 8 - 15, टोटल अपने पास ये बन गया। इनको गुणा करके अब भाग किसका देना है, इन सब का। 2 और 3 5, 5 और 5 10, बस ये कितना आ गया 36। 36 और 8 36 और 8 36 और 8 44, 44 में से 5 गया 39, 5 नहीं 45 निकालना है, ये सॉरी 15 निकालना है। आज क्या हो रहा है देखो, मैं रात को क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, एंड तक क्लास देखना। मैं पहले बोल रहा हूँ जो एंड में देखेगा, मैं इसीलिए डिजिटल सम को एंड में रखा हूँ क्योंकि बच्चे शुरू में भाग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखो, ठीक है। अब देखो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। एक बॉक्स में पीले मार्बल और नीले मार्बल है। 18% पीले मार्बल को 24% नीले मार्बल में मिलाया जाता है। 24% नीले का मतलब ब्लू को 18% के साथ मिलाया जाता है, 18% येलो के साथ, तो कुल 30 बन जाते हैं। पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, पीले का मतलब y, 3y का पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। तो y और b का अनुपात बताओ। सीधा 2 इक्वेशन दिए, आप इक्वेट कर सकते हो। बहुत आसान सवाल है, पहले इसको 6 से काट दो। 4b + 3y = 50। अब देखो कुछ बचा ही नहीं, सीधा दोनों को इक्वेट करोगे। 3y से 3y काट दो, प्लस माइनस, ठीक है। तो 4b 6b = ये माइनस में कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। तो इसको आप वैसे कर सकते हो। ये आसान सवाल है, ये आपको करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। जिसमें कुछ करना होगा वो मैं आपको आराम से समझाऊंगा। अब ये देखो, ये सवाल भी वही वेटेड एवरेज का सवाल है। कैसे करोगे, ए 900 अधिकतम अंकों वाला एक पेपर है। ए है वो 900 अंकों वाला है, बी है वो 700 अंकों वाला है। इसमें ये 72% लेके आता है और इसमें ये 80% लेके आता है। तो बताओ ए और बी दोनों पेपर मिला के संयुक्त प्रतिशत क्या होगा। ये वेटेड एवरेज का सवाल। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को काट दो, रेशियो ले लो। अब मेरे को दिख रहा है कि 72% इसमें है और इसमें 80 है कि नहीं है। तो मेरे को पता है कि 72% से ऊपर वैल्यू आनी है। अब कितनी आनी है वो चेक करते हैं कि इसमें भी 72% है, इसमें 72% + 8% लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 8 कितनी बार अधिक है, 7 बार। तो 8 × 7 इतनी बार अधिक है। 8 है 8% है, वो कितनी बार एक्स्ट्रा है, 7 बार। अब अपन इसको बांट देते हैं कि ये टोटल वैल्यू है, ये किस किस में बांटेंगे, 7 और 2 में, 7 और 9 में, कितना हो गया 16। 8 × 7 = 56/16, 3 आ गया। 72% + 3, 16 × 48, 48 के बाद में क्या बचेगा, अच्छा पूरा 1.5 ही आ गया। तो ये लो 75.5। आगे देखो, ये सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन मेरे को पता है गारंटी आपने किया होगा, आपसे नहीं बना होगा। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ 56% है, यहाँ 73% है, ये भाई मार्क्स लिखे हैं बीच में, तो इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। ये 56%, ये 73%, ये कितना परसेंट होगा, 102 बटा कितना है, 120 है। और इसमें लास्ट वाले में कितना है, 78% है। अब ये 75, ये 90, ये 120 और 135 परसेंटेज निकालना है। तो पहले यहाँ से परसेंटेज निकालो, गुणा 100 कर दो, 5/6। अब इसमें जाएगा, कितनी बार गया, 6 × 6, 4 और 2 7, 17 × 5 = 85, ये 85%, ये 78%, ये 73%, ये 56%। अब ऊपर आपको दिख रहा है कि 15 के मल्टीपल है, उनको भी काट दो। ये तो अपने पास परसेंटेज आ गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसको 15 से काट दो, इधर लिख रहा हूँ मैं, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135। अब आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज का सवाल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन को कम करना है। फिर मैं आपको सीखने वाली चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो, मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज वैल्यू आनी है। ऑप्शन में दिख रहा है कि 75 से लेकर 73 के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनमें से कोई एक वैल्यू में मान लेता हूँ कि सब में यही अपना एवरेज आना है। तो मैं 73 मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज 73 आएगा, ठीक है। अब देखो,
ये 73 से कितना कम पड़ रहा है, 14 और 3 17, ये 17 कम पड़ रहा है, 17% कम पड़ रहा है कितने पे, 5 पे, वेटेड एवरेज लगा रहे हैं। प्लस यहाँ पे तो कुछ कम ज़्यादा पड़ ही नहीं रहा, तो ये तो जीरो है, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया 73 से, 7 और 5 12, 12 एक्स्ट्रा है कितने लोगों पे, 8 पे, ये वेटेड एवरेज है, 8 बार ये इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेगा, कितना, 7 और 5 12, 12 इंटू 8 प्लस 5 एक्स्ट्रा ये 5 इंटू 9। अब बटे में क्या करना है, इन सब का भाग दे दो, 6 और 5 11, 11 9 20, 28 का भाग दे दो। अब देखो 17 5 85, इस 85 को कैसे काटोगे, इसे काट दो, 12 अंटे कितना होता है, 96, कितना बचा 11, तो 11 और 45 56, 56 बटा 28 कितना आ गया 2। हमने माना कितना था 73%, बट 73% के साथ में ये 2 भी जोड़ना पड़ेगा अपने को, बस यही है वेटेड एवरेज, कुछ नहीं है। आप सबको मेरे को पता है, समझ में आ रहा होगा, बाकी बहुत आसान सवाल है, ये आपको खुद को करना है। अब देखो ये सवाल तो सीधा बन भी जाएगा, वैसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मैंने लिखा आइज ऑन कैलकुलेशन। देखो इस सवाल को मैं कैसे करूँगा, एक कॉलेज में 35% छात्राएँ हैं, बाकी छात्र है, 35% छात्राएँ हैं, 65 छात्र है, कॉलेज में कुल संख्या 2800 है, 75% लड़के, 75% लड़के, 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या करूँगा कि प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत लेके तो चल रहे हैं यहीं से। देखो 35%, टोटल 100 थे, 35% 100 था टोटल 65%, तो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो। अब मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है इसका डिजिटल सम 8 है, इसका 2, इसका 1 है, इसका 6 है, इसका कितना हुआ 15 और 2, इसका 2 हुआ। इन चारों का डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैं इसको गुणा क्यों करूँ, इसको सीधा सीधा देख लूँ। 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, ये 8, 11 का मतलब 2, 7 और 5 12 का मतलब 3, 6 प्लस 8 चौक 32, 5 प्लस 6 बराबर 11 बराबर 2। ये लो, ये लो। आप अपनी आंखें खुली रखोगे तो आप आराम से लगा पाओगे। आगे सारे सवालों में अपन ये लगाएंगे, क्योंकि अब सवाल ऐसे ही। ये देखो वेटेड एवरेज का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 7:5 में ये है 65% लड़के और 81% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक है। तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का पूछा है, तो 65% लड़के छात्रवृत्ति धारक है, तो 35% क्या होंगे, धारक नहीं होंगे। यहाँ से 19% लड़कियाँ क्या होगी, धारक नहीं होगी। अब अपने को पता है ये वेटेड एवरेज का सवाल है कि 7:5 में है, तो अपने को पता है कि आना 19 और 35 के बीच में सारे ऑप्शन वही है, वरना अपन कट भी कर देते हैं। अब अपने को क्या करना है कि भाई 35% है, 7 वेटेड एवरेज है, मतलब 7 इसका वेटेज है, 19% वालों का कितना वेटेज है, 5 वेटेज है, टोटल वेटेज कितना है 12, सीधा आंसर आएगा। बहुत आसान है। अब ये देखो ये भी बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 83 से 1/3 कैसे लिखोगे, देखो 16 से 2/3 ये मेरे को पता है। अब आपको अगर कभी एग्जाम में नहीं समझ में आए तो आप ये देख लिया करो कि बटे में क्या है। अगर बटे में कहीं 7 है तो आप 14 से 2/7 से चेक कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो आप। अब ये मेरे को पता है कितना है, 16 × 80, ये 1/6 है, तो ये 5/6 की वैल्यू है। अगर कोई चीज़ 6 है तो 5 क्या होगी, 83 से 1/3% होगी। ठीक है, तो एक कक्षा में इतनी लड़कियां हैं, टोटल 6 है, उनमें इतनी तो गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने होंगे, 1 होंगे। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% उपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। क्या करना है कि भाई इसका 80%, लड़कियों का 80% उपस्थित है, तो लड़कियों का 20% क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और लड़कों का 60% उपस्थित है लड़कों का, तो 40% क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो इसका वेटेड एवरेज क्या है, 1 है, तो इसको 40 से गुणा कर दो, प्लस इधर ये 5 है तो इसको 5 से गुणा कर दो, बटा 5 × 6, तो 140/6 कितना आएगा। बस आप समझ गए होंगे वेटेड एवरेज का सवाल क्या होता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। मेरे को पता आपको बोरिंग लग रहा है, मुझे खुद को बोरिंग लगता है। वेटेड एवरेज इतना आसान है
कि सबको समझ में आ रखा है। देखो मैं फिर बता देता हूँ क्या होता है वेटेड एवरेज में। क्या होता है देखो कि भाई लड़का 1 है और उनमें मतलब लड़के 1 हैं और लड़कियां 5 हैं, इस रेशियो में ये है। अगर 20% लड़कियां एब्सेंट है तो ये 20% कितने पे है, 5 पे है, और ये 40% कितने पे, 1 पे है। तो ये देखो ना कि ये 20% 20% 20% 5 बार है और ये 40% 1 बार है। तो इसको अपन 20 गुणा 5 लिख देंगे और इसको 40 गुणा 1 लिख देंगे, और टोटल कितने हैं, 5 और 1 6। तो ये ओवरऑल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, बाकी मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना बुद्धू है जिसको ये समझ में आ रहा, सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये सवाल सेम डिटो मैंने करवा दिया, ऊपर वही सवाल है। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, इसमें आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये बहुत प्यारा सवाल है। ये कल परसों मैंने देखा था, अपने डाउट ग्रुप में भी किसी ने मॉक में एज ए डाउट पूछ रखा था। देखो एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2, M3 है, जो कुल उत्पादकों का क्रमशः 25, 35 और 40% उत्पादन करती है। M1, M2, M3 में 3, 4, 5 दोषपूर्ण उत्पाद बनाती है। तो गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है। देखो M1 का जो वेटेज है मशीन का वो 25% है, इसका 35% है, इसका 40% है। इसको अपन काट देते हैं 5, 7, 8, ये इनका वेटेज है कि नहीं है। लेकिन ये इतना तो खराब प्रोडक्ट बनाती है, सही कितना बनाएगी, 3% निकाल दो। ये 97%, ये 96% और ये 95%। तो अपने को पता है कि ये तीनों मशीनें हैं, ये तीनों जो मशीनें हैं वो कोई भी मशीन 95% से कम एक्यूरेसी पे तो काम कर ही नहीं रही। तो 95% से कोई भी ऑप्शन कम है वो तो वैसे कट जाएंगे। ये लो, अब देखो 98 से ऊपर कोई है नहीं तो ये कट गया, सीधा आंसर आ गया। आंखें खुली होनी चाहिए बस। अब इसको एग्जैक्ट कैसे करोगे, एक को मान लो भाई 96 मैंने मान लिया, या फिर आप 95 मान लो कि 95 अपने मान लिया कि वेटेड एवरेज 95 है। तो अपन ने देख लिया कि यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, 1 कितनी बार एक्स्ट्रा है, 7 बार, तो 1 गुणा 7। यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, कितनी बार, 5 बार, प्लस 10 बटा कितने पे, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 पे 17 बटा 20। ये क्या है, एक्स्ट्रा है, माना कितना, 95। 95 पे 17 बटा 20 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.85 होती है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये लो, बस आंखें खुली होगी तो ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे। आगे देखो, ये इजी सवाल है, ये आपको करना है, बहुत आसान सवाल है। वेटेड एवरेज मेरे को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि ये बहुत फालतू सा टॉपिक होता है। अपने पॉपुलेशन वाले सवाल आ गए हैं। देखो बहुत प्यारे सवाल हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, डिजिटल सम की जो मैंने आपको क्लास दी थी वो इसीलिए दी थी कि पॉपुलेशन के सवाल आपको कहीं भी दिखे, आपको CI के क्वेश्चन दिखे, आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखे, इन पे कूद पड़ना है, और साथ में सिंप्लीफिकेशन। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर कैलकुलेशन दिखे कि यार अगर मैं मैनुअल करने बैठा तो मेरा कम से कम 5 मिनट जाएगा, तो पक्का उसमें डिजिटल सम लगेगा उस क्वेश्चन में। आप मान लेना, गारंटी है। जिस क्वेश्चन में आपको दिखे ना कि यार ये क्वेश्चन में करने बैठ गया तो 5 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे, वो सवाल पक्का डिजिटल सम से होगा। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि डिजिटल सम कौन से क्वेश्चन में लगाने। तो 3-4 टॉपिक ये हो गए, और 5वां टॉपिक मैंने बता दिया कि जिस सवाल में आपको लगे कि बहुत कैलकुलेशन है वो पक्का डिजिटल सम से सॉल्व होगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपको एक अलग तरीका आना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि भाई 5 लाख पॉपुलेशन है, हर साल 4% से बढ़ रही है, 3 साल में कितनी होगी, तो 4% बढ़ गई, फिर 4 बढ़ गई, फिर 4 बढ़ गई। इसका सक्सेसिव निकाल दो। सक्सेसिव क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 16 गुणा 3 प्लस 0.0064, तो 12 ये परसेंटेज बढ़ गया। ये आपको सबको आता है कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। अगर कोई 2 संख्या है उनका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, x% प्लस y% प्लस xy% बटा 100। 2 संख्याओं का सक्सेसिव निकालने का तरीका है। मतलब जैसे कि पहले 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई, तो अपन क्या करेंगे, सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। 10 प्लस 10, 10 गुणा 100 बटा 100, कितना आ गया, 21। अब यहाँ पे ये अपन ने सेम रखा है, y की वैल्यू कुछ और हो सकती है। अगर ये 3 संख्या हुई x, y, z, तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY बटा 100 प्लस YZ बटा 100 प्लस ZX बटा 100 प्लस XYZ, आगे नेग्लिजिबल संख्या आ जाती है। समझ गया।
तो ये सक्सेसिव से मैंने निकाल दिया डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए। तो अब ये सवाल तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ डेटा ऐसा दिया ही नहीं कि अपन डिजिटल सम लगाएं, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत आसान करके दे दिया अपने को दिख रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से ऊपर आनी, ये 5 लाख से ऊपर आएगी क्योंकि बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब आपको दिख रहा है कि 12%, मतलब कि 10% से ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू क्या है 50,000 है कि नहीं है। तो यहाँ से 10% की वैल्यू 50,000 है, तो 2% की क्या होगी 10,000। 2% की देखो 10% की वैल्यू 50,000 है, तो यहाँ से 1% की क्या होगी 5,000, तो 2% की क्या होगी 10,000 हो गई। तो अपने को पता है कि 50-60,000 तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये तो अपने को दिख गया आराम से। अब जिस ऑप्शन में 60,000 से कम बढ़ी हुई है उसको हटा दो कि भाई ये 52,000 है, इसमें 60 से मतलब 62,000 बढ़ी है, इसमें भी 62 से ऊपर बढ़ी है। अब अपने को ये सोल्व करना है। अब अपने को पता है, देखो आप ये सीधा भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे 0.5%, यहाँ से अपने को दिख रहा है कि 1% की वैल्यू 5,000 है, तो आधा की कितनी होगी लगभग 2,500, तो 2,500 और बढ़ा दो ऊपर। भाई जो 60,000 है उस पर 2,500 और कर दो, 60,000 ये 2,500 किस में लगभग ये है 2,500 वाला। बस अगर आप आराम से देखोगे करोगे ना, बहुत आसान है, कैलकुलेशन नाम पे कुछ नहीं है, फालतू में मार्केट में हवा बन रही है। मैं कभी परेशान नहीं हुआ कभी। अब ये सवाल देखो बहुत आसान है। वर्तमान जनसंख्या 17,500 है, पहले वर्ष में जनसंख्या 12% बढ़ी, 12% की कमी, दूसरे में 8% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताओ। सीधा डिजिटल सम देखो, पॉपुलेशन दिखते ही ऑप्शन पे कूद पड़ो। 6 और 3 9, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 है। 8 और 5 12, नहीं 8 और 5 13, 13 और 2 15, 6 10 3 13 14, 5 3 3 6 7 8। अब देखो संख्या कितनी है, इतनी है। पहले 12% की कमी 88, फिर 8% की वृद्धि कर दो। 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल कुछ भी हो 9 आएगा डिजिटल सम, बात खत्म। ये लो आगे चलो, फिर सेम करो, पॉपुलेशन का सवाल है, डिजिटल सम करो। कितना आया 6 और 6 12 का मतलब 3, ये 11 12 13, 13 का मतलब 4, 6 और 3 9 चला गया 6, 6 और 3 9 चला गया 5। अब कर दो, क्या बोला है 1 5 6 2 है। आगे देखो, पहले वर्ष में 4% की वृद्धि 104, दूसरे वर्ष में 4% की कमी 96 कर दो। वर्तमान जनसंख्या क्या है निकाल दो, बहुत आसान है। क्या करोगे 9 चला गया 6 गुणा 5 गुणा, ये देखो 6 और 3 9, 10 का मतलब 1, 6 पंजे 30, जिसका डिजिटल सम 3 है वही आंसर है। ये लो, फिर पॉपुलेशन का सवाल है, खुद से करो, मैं बताऊँ उससे पहले ही कर लो। अब देखो 9 चला गया 6 और 6 12, 6 3 18, इसका डिजिटल सम 9, इसका 7, 5 5 10 5 15 15 3 18, 9 चला गया 9 चला गया, ये 9 आ गया। अब देखो 7 और 2 9, 8 और 16, 16 और 4 20, ये 2। अब अपने को दिख रहा है कि 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 9 9 है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो दिमाग लगाओ, सीधा सीधा, आपको कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। 8 के आगे कितने जीरो हैं पहले वो लिखो, 1 2 3 4 5 6। 8 के आगे 6 जीरो है, कितने जीरो है 6 जीरो, बोलता जाए वो लिखता जाओ। 2015 में 8% की वृद्धि, 2015 में 8% की वृद्धि, अपने को दिख गया कि 8 और 1 9, मल्टीपल 9 का, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, आगे देखो 16 में 35% की कमी, तो 65, और 2017 में 65% की वृद्धि, तो 165। तो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो अपने को पता है कि इन दोनों में आंसर आना है। अब यहाँ बटे में 100 है, यहाँ बटे में 100 है, यहाँ बटे में 100 है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो 6 0 कट गए। अब अपने को पता है कि ये 8 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें 5 छुपा है, इसमें 5 छुपा है, 0 तो बनेगा, 2 0 बनेंगे। ये लो, कैलकुलेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ करना ही नहीं है सवाल को। आगे चलो, ये सवाल आपने कर लिया होगा।
आप तो बोलोगे सर इन दोनों का डिजिटल सम सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। इसका कितना आया 8 और 1 9, 4 5 9, इसका 6 है और 5 और 4 9, 8 और 1 9, इसका 7 है। अब आप आंसर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको पता है कि 2.5% से बढ़ रही है, 2.5% से बढ़ रही है तो 3 बार बढ़ रही है तो 3 बार सक्सेसिबल हो गए। तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं कि 7.5% तो ये हो गई प्लस, अब भाई 2.5% का मतलब हो गया 6.25। अब आगे 2 जीरो लगा दो, 1 और ये लो, मतलब 10 तो यहाँ से इसको 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 625 625 625 1875 आएगा 1875। तो अपने पास लगभग लगभग आ गया, ये इतना बढ़ेगा। देखो आपको लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं है, ये तरीके हैं जो आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाएंगे। आपको दिख रहा है कि लगभग लगभग 7.5% ही बढ़ी है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि 10 24 ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 10% की। 1% की वैल्यू क्या होगी? ये अपने को चाहिए 7.5 की, तो इसको 7 से गुणा कर दो सीधा सीधा। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 16 को छक्को हासिल की 1, 7 और 1 8। बस आपको क्या करना है, देखो आप ध्यान से देखो कि ये इतनी वैल्यू 10% की है कि नहीं है? इसको थोड़ा आगे कर दो। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये 10% की वैल्यू है, मेरे को 7.5 की चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मेरे को पता है कि ये जो इतनी वैल्यू है ये कितना है 10,240। 10,240 1% की वैल्यू है। कितने की? 1% की वैल्यू है। मेरे को 7 की चाहिए, इसको 7 से गुणा करूँगा तो लगभग लगभग ये 70,000 जाएगा। 1% 10,000 के बराबर है तो 7% लगभग 70,000 के बराबर। देखो 70,000 के बराबर। अब मेरे को पता है कि ऊपर 0.5 भी है, तो 1% की वैल्यू 10,000 है तो आधे की क्या होगी 5,000। तो लगभग लगभग 75,000 मैं बढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, ये शॉर्टकट क्यों ले रहा हूँ, देखो आप समझो इस बात को। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि 2 ऑप्शन है, उनमें से मेरे को एक पिक करना और दोनों में वैल्यू दूर दूर है। यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 2,000 है, तो मैं डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। तो मैं 75,000 बढ़ा देता हूँ। किसमें? इसमें। तो आपको पता है कि 1 24 000 है, इसमें 75 जोड़ूंगा तो ये लगभग लगभग 2 ही बनेगा, बस जस्ट 2 बनेगा। मतलब ये 10,24,000 है तो ये लगभग लगभग 11 लाख बनेगा जस्ट। तो 11 लाख कहाँ बन रहा है? ये है 11 लाख। ये तो 20,000 और ऊपर आ गया। तो ऐसे आप लगा सकते हो जुगाड़। देखो कि मैंने टाइम लगा दिया, टाइम कुछ नहीं लगाया। देखो आप देखोगे ना तो बहुत आसान सवाल है। ये लो, इसमें आपको डिजिटल सम भी नहीं लगाना, सीधा सीधा देखो 7.5%। 1% की वैल्यू मेरे को दिख रही लगभग 10,000 है तो मैं 70,000 बढ़ाऊँगा और आधे की 5 75,000 बढ़ाऊँगा, लगभग लगभग 75,000। तो लगभग लगभग 75 बढ़ाते ही आएगा आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत शॉर्ट तरीके हैं, आप पूरा कंप्लीट मत लगाओ। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है कि भाई पहले साल 12% से बढ़ी, दूसरे साल 8% से घटी और पॉपुलेशन ये है। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। कैसे करोगे? x% मान ली, नहीं x मान ली, 112 से बढ़ गई, 8 से कम हो गई, तो बताओ अब कितनी बची? ये बची कि नहीं बची? बची। यहाँ से डिजिटल सम क्या आ रहा है? 6 4 10 से 4 14, उधर 5 आ रहा है, इस भाग का डिजिटल सम 5 आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा? 5। 9 चला गया, 2 गुणा 4 गुणा x, ये आ गया x बराबर, ये 8 है, भेज दो उधर 5/8। 8 को एलिमिनेट कैसे करोगे? 8 से गुणा करके। ये चला गया 40, 40 का मतलब 4, तो 4 जिसका ऑप्शन है वही उत्तर होगा। तो देखो कौन सा है, इसका 5 है, 7 और 4 11, 11 और 5 15, इसका 6 है, ये कितना है 7 और 6 13, इसका 4 है, ये लो इसका 1 है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि पॉपुलेशन वाले सवाल मेरे में थोड़ी थकावट है, एनर्जी से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने डिले करी, 2 दिन डिले करी, 3 दिन डिले करी, लेकिन आज फाइनली मैं ये क्लास बना रहा हूँ क्योंकि बनानी तो पड़ेगी। तो आप देखो कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन देखते ही आपको कूद पड़ना है डिजिटल सम पे। ठीक है, समझ गए होंगे, मैंने बहुत सवाल करवा दिए। अब देखो
ये पॉपुलेशन मेल फीमेल वाली इक्वेशन बहुत आसान टाइप होती है। देखो कैसे करना है। एक गांव की जनसंख्या, ये मैं एक ही टाइप का, इस टाइप के बहुत सारे सवाल है, मैं आपको एक कराऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। देखो एक गांव की जनसंख्या ये, एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की में 5% की वृद्धि, और टोटल वृद्धि होके ये हो गई। ठीक है, तो मेल है वो 8% बढ़े, फीमेल भी 5% बढ़ी। तो देखो फीमेल भी 5 बढ़ी, मेल भी 5 बढ़े होते, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो आप क्या करो, जो ये दिया हुआ है भाई, अगर अपन मानते कि भाई 5% बढ़ते मेल और 5 ही फीमेल बढ़ते, तो इसका 5% क्या होता, 9800 का 5% निकाल देते अपन डायरेक्ट, कितना होता, 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 490। देखो बात को समझने की कोशिश करना, अगर मेल भी 5% बढ़े होते, फीमेल भी 5% बढ़ी होती, तो पॉपुलेशन सिर्फ 490 बढ़ती कि नहीं बढ़ती, बढ़ती। लेकिन पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 658। पहले 9800 थी, अब 10,458 है, तो 658 बढ़ गई। बात समझो, अगर मेल भी 5% बढ़ता, फीमेल भी 5% बढ़ती, तो पॉपुलेशन बढ़ती 490। लेकिन मेल 3% एक्स्ट्रा बढ़ गई, 8%। तो मेल की जो संख्या है वो m मान ली, ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है, बढ़ेगी नहीं बढ़े, बढ़े। तो ये 3% कितना एक्स्ट्रा आ गया, देखो 490 आने चाहिए टोटल, लेकिन टोटल कितने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। तो 490 में से घटा दो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थकावट है, क्योंकि बॉडी में कुछ वीकनेसेस है, उसके चक्कर में मेरी हेल्थ भी सही नहीं रही आजकल, इसलिए मैं ब्रेक मारता हूँ बार बार। अब देखो 168, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये 3 की वजह से ये 168 है ना, ये फालतू बढ़ गए। 3% मेल एक्स्ट्रा बढ़े, इनकी वजह से 168 पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। तो मेल की एम मान ली, इसकी 3% कितनी, 168। तो देख लो, आप कर लो सीधा सीधा, 5 और 6, तो अपने को पता है 5600 किसकी संख्या आ गई, मेल की। तो 9800 में से 5600 घटा दो, वो फीमेल की आ जाएगी। सेम सवाल ये है, डिटो आपको करना है। ये सवाल भी सेम है, क्या करना है, 5% कौन बढ़ रहे हैं, पुरुष बढ़ रहे हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल कितनी बढ़ रही है, 9%, तो 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। और नई पॉपुलेशन 6500 है, तो बढ़ी कितनी है, 500। बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी 500 बढ़ी है। बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर फीमेल भी 5% बढ़ी होती, तो बताओ 60 का 5%, 60 का 5% 300, तो पॉपुलेशन 300 बढ़ती। अगर मेल भी 5% बढ़ते, फीमेल भी 5% बढ़ती, क्योंकि 6000 का 5% 300 ही बनता है। लेकिन अपने को पता है कि ये तो 500 बढ़े, 200 एक्स्ट्रा बढ़े। ये 200 कैसे बढ़े, क्योंकि जो फीमेल थी उसका 4% एक्स्ट्रा बढ़ा है। ये किसके बराबर बढ़ा, 200 के बराबर बढ़ा। तो फीमेल कितनी आ गई, 5000 आ गई। तो मेल कितने बचे, अगर टोटल 6 है, फीमेल 5 है, तो मेल बचे 1000। बस ये सवाल आपको खुद से करना है, सेम वही है वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सवाल भी सेम है, 8% और 5%। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप बचती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बच्चे फंसते हैं इन सवालों में, ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये पहले वाला, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला ये सबको आता होगा। दूसरा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, आपको लग रहा है कि सर आपने क्या लिख दिया, ये आप जिसको गणित की भाषा नहीं समझ में आती उसके लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। देखो ये कुछ नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आपको समझ में आएगा। बट ये 2 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं। ये कहीं काम में नहीं आएंगे, बट आपको याद करने हैं, क्योंकि ये काम में आएंगे बट नहीं भी आएंगे। देखो कैसे, अगर आपको समझ होगी तो इन फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है तो इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वेन डायग्राम होता क्या है पहले वो समझो। कि जैसे मान लो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, अब उन 50 में ये अपनी क्लास है, ठीक है, ये 50 बच्चों की क्लास है। इन 50 में 35 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं,
क्रिकेट खेलते हैं। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 35 क्रिकेट खेलते हैं और सब के सब आके फिर क्लास में बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल में क्या हुआ कि पूरी क्लास थी, उसमें 40 बच्चे फुटबॉल खेलते। तो आप एक बात बताओ कि 35 क्रिकेट खेल रहे हैं, 40 फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे तो टोटल 50 ही थे। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, ये वाला पार्ट देखो, ये फुटबॉल में भी आ रहा है और एक क्रिकेट में भी आ रहा है। ये हो गया कॉमन, हो गया। तो अपने को क्या करना है कि जैसे कि क्रिकेट खेलने वाले 35 है, फुटबॉल खेलने वाले 40 है और सारे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अब अपने को पता है कि टोटल तो 50 है भाई, अपने को पता है कि टोटल तो 50 ही है। अब ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए 75, ये 25 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, ये 25 दो बार जुड़ गया। कैसे जुड़ा, ये 25 क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो यहाँ पे 25 एक बार ऐड हो गया। कैसे कि भाई 10 क्रिकेट खेलते हैं, 25 फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, प्लस अब जो ये 40 है, इस 40 में आप ये देखो कि जो 15 बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं और 25 है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो ये 25 यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया। तो एक बार इसको हटाना होता है अपने को, क्या होता है, हटाना होता है। अपन ने क्या किया, एक बार इसको हटा दिया, देखा, क्योंकि ये ए में भी ऐड हो गया और बी में भी ऐड हो गया। कौन सा पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाद में बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है और बच्चा 2 से 3 मिनट उसमें उड़ा देता है। आपको किससे नहीं उड़ाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। ये असफल की बात है। तो दोनों विषयों में 40% फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अपन पास वाले को लेते हैं, ठीक है। देखो अपन फेल वाले लेके चलते हैं कि 40 यहाँ पे बीच में, ये 40 दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब यहाँ पे देखो विज्ञान में 53% फेल हुए, तो 40 तो वहाँ हो गए और 13 अकेली सब्जेक्ट में हो गए, 53 बन गए। बने कि नहीं बने, बने। ये देखो विज्ञान में 53 हो गए, कॉमन 40 है दोनों सब्जेक्ट में और 13 ही हो गए। उधर 48% गणित में ऐसा पढ़ रहे, 40 ये और 8 ये हो गए। अब कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये निकालो। कैसे निकालोगे, 13 + 40 + 8, ये फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में मिला के। कितने हो गए, 53 और 8 61%। 61% फेल है तो 39% जनता क्या होगी, पास होगी। अब ये देखो आराम से धीरे धीरे करो, एकदम धीरे धीरे। एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी जीके और गणित की परीक्षा हुई, बना दो। ये जीके, जीए और ये गणित बना दिया। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलते जाओ। पूछा क्या है, कुल संख्या पूछी है। मतलब अपने को ये दोनों, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। देखो आप करते जाओ। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54 और 45% ऐसा पढ़ रहे, 16% दोनों में, तो 16 तो हो गए दोनों में। अब इसमें 54, तो इसमें से 54 में से 16 निकालो, कितना हुआ, 38%। इधर 45 में से 16 निकालो, 29 हुआ। वाह। अब पूछा क्या है, यदि दोनों में सफल होने वाले, अब परसेंटेज तो निकाल सकते हो, कितना हो गया, ये दोनों अपने को पता है कितना है, 54 + 29, 30 जोड़ो 84, 84 में से 1 घटाओ 83%। तो 17% पब्लिक ही पास हुई है। पास होने वाली पब्लिक कितनी है, 136। अब मेरे को पता है कि 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, तो 1% की वैल्यू 8 है। तो पूछा क्या है, कुल संख्या 800। अब इसमें एक मैं छोटी सी आपको कैलकुलेशन की ट्रिक समझाऊंगा, वो देखो। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वेन डायग्राम, ये दो मिलके आपको हमेशा दिया होगा या फिर ये मिलके आपको दिया होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप वेन डायग्राम बनाओ, ऐसे बनाया तो मेरे को पता है कि बीच में 16 है, ये 38 है, तो मेरे को पता है कि ये दोनों कितने हैं, 45।
जब आप जोड़ो तो सीधा जोड़ लिया करो, ऐसे वापस मत जोड़ा करो ऐसे करके, इससे भी आपका टाइम बचता है। क्या पता आप गलती कर दो जोड़ने में। ठीक है, आगे चलो। अब 3 वेन डायग्राम वाला अपन सवाल सोल्व करेंगे। 2 वाले आपको आते हैं। देखो ये बहुत आसान सवाल है, ये आप करोगे। 54% उम्मीदवार विज्ञान में और 42% गणित में, ये उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। बस ये शब्दों का झोल है, आप कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आपको ये बड़े वाले सवाल करवाता हूँ। ये कितने सवाल लेके आया हूँ मैं? 1 2 3 4 5। इन पांचों में मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन कम करनी है, वो आपको समझनी है। जैसे आप समझ जाओगे, आप फिर 3 वेन डायग्राम बनेंगे, 3 गोले बनेंगे, वो सवाल जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है, मैं आपको एक सवाल समझा देता हूँ जिसमें कुछ आराम से लिखा हो। ये 3 वाला वेन डायग्राम है, वो एग्ज़ाम में जब आता है तो नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो 2 से 3 मिनट लगा देता है। बट अगर आपका सीखा हुआ होगा कि कैसे करते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल दोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। देखो ये सवाल बनाते हैं, इसमें 2 स्टेप करने होते हैं। वो 2 स्टेप कैसे करने हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ताकि आपका 1 मिनट कम से कम वेन डायग्राम में बच जाए। देखो ये वेन डायग्राम बनेगा 3 का। ठीक है, इस सवाल को अपन सोल्व कर रहे हैं। 20 हॉकी को 20 खेल रहे हैं, क्रिकेट को 15 खेल रहे हैं और फुटबॉल को 11 खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको भर दूंगा। कैसे? ये ए, ये बी, ये सी। आप अपने हिसाब से वेन डायग्राम को एक ही तरीके से फिल किया करो ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि 1 मिनट बचाना बहुत बड़ी बात होती है वेन डायग्राम में भी। एक सवाल में 1 मिनट बचा लिया आपने, सोचो आप। और इसको लिख दो एक्स, इसको वाई, इसको जेड और इसको एम, ऐसे फिल कर दिया। ये आपके दिमाग में सेट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल सिखा रहा हूँ और इधर मैं आपको एग्ज़ाम अप्रोच सिखाऊंगा। अब देखो 4 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट ये रहा, फुटबॉल ये रहा। तो 4 छात्र कौन कौन से हुए? ये फुटबॉल खेल रहे हैं और ये क्रिकेट। तो कॉमन क्या हुआ? एम प्लस जेड। एम प्लस जेड की वैल्यू 4 दी है। और 7 है हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट 7। एम और एक्स, एम प्लस एक्स 7 है। और 5 छात्र क्या खेल रहे हैं? एम प्लस वाई। 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, एम प्लस वाई। ये तो 2 कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों सर्कल में। ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से जो ये इक्वेशन है, ये आपने जो लिखी है वेन डायग्राम बना के, ये आपको ना तो वेन डायग्राम बनाना ना ये इक्वेशन लिखनी। आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बड़े वालों को मैं कैपिटल से लिखता हूँ, स्मॉल वालों को मैं एक्स वाई जेड से लिखता हूँ, मिडल वाले को मैं मिडल लिखता हूँ। आप सीधा लिखो। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे, इन तो तीनों को जोड़ोगे। 3m x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हुआ? 7 4 11 5 16। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको आप सीधा यहाँ से करोगे। 7 और 5 12, 12 और 4 16। 3m प्लस, मुझे पता है मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16। अगर मेरा रटावा हुआ तो मैं सीधा ये लिख दूंगा, अदरवाइज मुझे ये करके यहाँ तक आना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है कि 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। टोटल 50 थे, इस टोटल 50 में सिर्फ और सिर्फ 32 ही खेल रहे हैं, 18 नहीं खेल रहे। तो मेरे को पता है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी? 32। तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा। कैसे? a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम बराबर 32। ये दिया इसने। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अलग तरीके से यूज करना है, और ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है इसकी इक्वेशन अलग बनेगी, और ये जो इक्वेशन दी है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी आपको इक्वेशन अलग बनानी है। तो 3 काम करने, 1 2 और 3। अब आप क्या करोगे, इससे बन गई ये इक्वेशन, इससे ये बन गई, इससे कैसे बनाओगे? आप तीनों को इंडिविजुअल जोड़ो। हॉकी खेलने वाले 20, क्रिकेट वाले 15 और फुटबॉल वाले 11। टोटल कितने हो गए? 20 35 35 और 11 46। टोटल 46 खेल रहे हैं। तीनों गेम को अलग अलग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दो। a प्लस, अब ये एक्स एम वाई, एक्स वाई एम, ये हॉकी खेल रहे हैं,
हॉकी वाले 20, क्रिकेट वाले 15, उन सबको इंडिविजुअल जोड़ रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वापस इन चारों को जोड़ेंगे, बी एक्स प्लस एम प्लस जेड प्लस सी जेड प्लस वाई प्लस एम। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूँगा, देखो मेरे को पता है कि ए बी सी प्लस ये वाले जो हैं छोटे वाले, ये 2 बार काउंट है तो मैं 2 बार लिख दूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। मिडिल वाला 3 बार काउंट होगा। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज़ देखो कि मैं इन दोनों इक्वेशन से कुछ इक्वेट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में से, इस 3 में से 3 - 2 करूँ तो ये कट जाएगा, ये 2 बार है तो ये कट जाएगा, 1 बार बचेगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 बचाएगा, 2m बराबर कितना आया, 14। आया कि नहीं आया। अब यहाँ से आप एक चीज़ चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, x प्लस वाई जेड बराबर 2m बराबर 14। तो यहाँ ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। m की वैल्यू 2 आती, आपको पता है कि y की वैल्यू 3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, जो पूछा वो निकाल सकते हो। तो केवल 2 खेल खेलते हैं, तो 2 खेल कितने लोग खेलते हैं, 16 लोग खेल रहे हैं, लेकिन m 3 बार काउंट है तो इसमें से 2 बार घटाना पड़ेगा, 2 × 2 4, कितना आया, 12। तो 2 गेम खेलने वाले 12 हैं, और क्या बोला है, जो सभी खेल खेलते हैं, तो सभी खेल खेलने वाले 5 है। तो ये अपना बना क्यों नहीं, कुछ गलत किया अपन ने, एक बार चेक करो देखें, गलती पकड़ में आई। हमने क्या गलत किया आप समझे नहीं। केवल 2 खेल खेलते हैं, तो केवल 2 खेल खेलने वाले तो एक्स वाई जेड ही है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, 5 और 3 8 2 10 बटा, ऊपर देखो क्या बोला है, जो सभी खेल खेलते हैं, सभी खेल खेलने वाले की संख्या क्या थी, 2 थी, m की वैल्यू 2 निकाली अपन ने, निकाली 2, तो 1:5। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं एक और आपको बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपको करना क्या है। 3 इक्वेशन बनानी है, जैसे मैंने बोला ये अपने 3 गोले हैं, ये a b c, ये x, ये y, ये z, ये m। अब आपको क्या करना है, गणित मैथ्स 49%, 52 फिजिक्स और केमिस्ट्री को 50। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन तो ये बड़ी वाली दी हुई, इसकी एक इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख दो आप, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, देखो ये मैं सीधी लिख रहा हूँ, देखो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप भी लिख पाओगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3m बराबर, इन तीनों को जोड़ दो, गुण 50 50 99 99 और 52 151% आ गया। अब देखो आगे क्या दिया है कि 20% गणित और भौतिक दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 21% गणित और रसायन और 23% भौतिक और रसायन। तो इनकी एक इक्वेशन आपको बनानी है सीधी, मैंने बताई क्या, 20 और 21 41, 41 और 23 64। ये 64 कौन सी वैल्यू आएगी, 64 आपको पता है कि सर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3m बराबर 64। मैंने पीछे आपको समझाई थी अच्छे से कि आपको सीधी लिखनी है, लिख दी। अब आगे क्या करना है कि 5% लोग, तीनों में से कोई भी नहीं, तो अपने को पता चल गया टोटल 100 है, 100 में से अब ये 15%, ये 151 लिख दी, ये एक इक्वेशन होगी। अब ये वाली जो लाइन जो इसने लिखी है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे कि भाई ये सारे मिलके 95% है, तो बराबर 95% कर दो, किसके, सब के। तो सब क्या है, तो सब क्या है, a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस m। अब आप क्या करोगे, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 1 में से 2 घटा दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया।
एक्स वाई जेड कट गया, एम कट गया, तो ऊपर से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2m बराबर 51 और 5 56, ये 56 आ गया इतना। अब इन दोनों से m निकाल सकते हो। m की वैल्यू क्या आ गई, आपको दिख रहा है 64 में से 56 गया 8, तो m की वैल्यू 8 आ गई। अब जो पूछा वो निकाल सकते हो। तो बताइए कितने % है जो गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र में से किसी एक को पढ़ना पसंद करते हैं, किसी एक को। तो एक का मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है वो, समझ गया आप। अब देखो अपने को पता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि m के अपने को पता है कि 8 1 में 8, 8 2 8 3 24, 24 घटा दो कितना 40, तो ये 40 है। x प्लस वाई जेड देखो यहाँ देखो, x प्लस वाई प्लस जेड ये 40 आ गया, m हमारा अकेला 8 आ गया, और 5% पढ़ने वाले नहीं है, तो बच्चे भी क्या होंगे, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो निकाल दो 48, 48 और 5 53, बच्चे हुए क्या 47% क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको कंप्लीट आपको करवा दिया है परसेंटेज। मैंने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं इसमें, 4 से 5 सवाल छोड़े हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी जा रही है। अभी आपके लिए भी तो कुछ छोड़ूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, तो 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए। और एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में आपको बिना ये लिखे डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और इन इक्वेशन को कैसे इक्वेट करना है वो मैंने आपको समझाया। देखो इक्वेशन एक बनेगी बड़ी वाली, इनसे बनेगी 151% की, जिसमें ये 2 बार जुड़ेंगे और ये 3 बार जुड़ेगा। एक बनेगी इससे बनेगी, और ये वाली घटा देना, इससे जो बने इसमें से ये वाली घटा देना, इससे आपके पास एक छोटी इक्वेशन बनेगी। ये छोटी इक्वेशन इन छोटे से बनी हुई इक्वेशन से अपन इक्वेट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे, और m की वैल्यू निकलते ही सारा काम आसान है। आपने एंड तक क्लास देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे में एनर्जी नहीं थी, सच बता रहा हूँ, क्लास शुरू करने से पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्लास चलती गई मेरे में एनर्जी है, मैंने पूरी क्लास निपटा दी। मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी लंबी क्लास जाएगी। और आपको क्लास कैसे लगी, मैंने वैल्यू प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की है। कंटेंट तो अच्छा बनाया, बट डिलीवर मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाया आज की क्लास, मुझे पता है। जितनी अच्छे से मैं बाकी क्लासेस मैंने डिलीवर की है उतनी अच्छे से नहीं कर पाया, बट फिर भी अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर समझ में आया। अब अगला चैप्टर अपना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप क्लास देखते हो तो क्लास शुरू करते ही प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो। मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, और आप बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो तो मेरे तो चांदी ही चांदी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।